तो देखो अगला जो चैप्टर है हमारा वो न्यूक्लियाई है। और न्यूक्लियाई चैप्टर में बोर्ड के ब्लूप्रिंट के हिसाब से 3 नंबर का है। ठीक है, अब ये 3 नंबर कैसे डिवाइड हैं नए ब्लूप्रिंट के हिसाब से। एक तो इससे आएगा एमसीक्यू आधे नंबर का, एक वेरी शॉर्ट 1 नंबर का, और एक शॉर्ट आंसर आएगा 1.5 नंबर का। पर इसके साथ कैटेगरी भी स्पेसिफाई कर रखी उनने, जो कि हमने ब्लूप्रिंट को एनालाइज करके निकाला था कि ये दोनों जो सवाल आएंगे अंडरस्टैंडिंग कैटेगरी से आएंगे, और जो 1.5 नंबर का सवाल आएगा वो नॉलेज कैटेगरी से आएगा। जो पिछला सवाल मतलब चैप्टर था हमारा एटम, एटम में भी सेम ही ब्लूप्रिंट था, एक एमसीक्यू है, एक वेरी शॉर्ट है, एक 1.5 नंबर का है। बस ये नॉलेज कैटेगरी का था, उसमें ये दोनों नॉलेज कैटेगरी के थे, और ये एनालिसिस कैटेगरी का था। तो जो इसमें थोड़ा ज़्यादा डेप्थ में सवाल पूछे जा रहे थे एनालिसिस कैटेगरी का। लेकिन यहाँ पर जो 1.5 नंबर का जो सवाल आएगा, यहाँ पर क्या दिखा रखा है, नॉलेज कैटेगरी का दिखा रखा है। इसका मतलब सिंपल सवाल होगा, डायरेक्ट आपके नोट से होगा, मतलब कि आपको पता है तो ठीक है कर दोगे, ज़्यादा घुमावदार नहीं होगा उसमें, ऐसा कुछ एनालाइज नहीं करवाएंगे तुमसे। तो ये नॉलेज अंडरस्टैंडिंग और ये सब इनका मतलब क्या होता है वो मैंने पहले भी समझा रखा है, फिर से मैं बता रहा हूँ। नॉलेज डोमेन का मतलब होता है कि सिंपल तुम्हें बस याद आने चाहिए कि जो फैक्ट था, कोई फॉर्मूला था, कोई टर्म थी या कोई कंसेप्ट था, तो वो बस तुम्हें पता होने चाहिए। ठीक है, कि भाई कोई डेफिनेशन पूछ ली, कोई रूल पूछ लिया, कोई लॉ पूछ लिया, ऐसी कोई बातें पूछ ली, बस उनमें पूछेंगे डिफाइन करो, स्टेट करो, लिस्ट करो, या फिर कोई व्हाट इज़ ये व्हाट इज़ वो, ऐसा करके बस सिंपल सिंपल बातें पूछते हैं। लेकिन अंडरस्टैंडिंग में क्या होता है, थोड़ी सी तुम्हें नॉलेज होनी चाहिए उसकी भाई, ग्रास्पिंग द मीनिंग, उसका मीनिंग पूछ लेता है एक्चुअल कि भाई इनमें फ़र्क करके बताओ, ऐसा क्यों होता है, कुछ भी करके, मतलब थोड़ा सा कंसेप्चुअल लेवल चला जाता है अंडरस्टैंडिंग कि तुम्हें समझ है कि नहीं है उसकी। ठीक है, एप्लीकेशन में ज़्यादातर तो होता है भाई प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है इसके अंदर, तो न्यूमेरिकल वगैरह ज़्यादा होते हैं एप्लीकेशन में। इसके अंदर तुमसे पूछेंगे कैलकुलेट करो, डिटरमाइन करो, ऐसी कुछ है। स्किल के अंदर होता है जो ग्राफ वगैरह बनवा लेते हैं कि डायग्राम बनाओ, ग्राफ बनाओ, ऐसा कुछ। ठीक है, और एनालाइज में क्या करते हैं, व्हाट इफ सिचुएशन होती है, ऐसा कर दिया तो, वैसा कर दिया तो क्या बदल जाएगा, क्या नहीं हो जाएगा, यानी लॉजिक ज़्यादा ढूंढने पड़ते पीछे, ज़्यादा डेप्थ में जाना पड़ता है। और ये 1.5 नंबर का सवाल कहाँ था, एटम चैप्टर में था, एनालाइज कैटेगरी का। लेकिन यहाँ से नहीं है, हमारे पास क्या है, सीधे सीधे ये। तो अगर तुम बोर्ड के ब्लूप्रिंट को एनालाइज करोगे तो 17-17 नंबर की कैटेगरीज दे रखी हैं। इसका मतलब 56 में से 34 तो इन्हीं के ही हैं। 5 नंबर दे रखे स्किल को। तो ऐसे करके अंडरस्टैंडिंग और नॉलेज से ज़्यादा बातें आएंगी, मतलब कि सिंपल सिंपल बातें पूछी जाएंगी। ठीक है, तो अब देखते हैं भाई इसमें पहले तो मॉडल पेपर के सवाल को देखेंगे कि क्या क्या पूछ रखा है इन 3 सवालों में। एक तो एमसीक्यू में, एक वेरी शॉर्ट में, और शॉर्ट में क्या पूछ रखा है। फिर उसी लैंग्वेज के हिसाब से हम अपनी चैप्टर की तैयारी करेंगे। तो देखो इसने क्या पूछ रखा है अभी पहले में, जो अंडरस्टैंडिंग कैटेगरी का था ना, तो इसमें पूछ रखा है 2 न्यूक्लियाई हैं जिनके मास नंबर दे रखे हैं, ऐसा करके। अभी सारे शब्द हम समझेंगे कि न्यूक्लियाई क्या है, मास नंबर क्या है, सब कुछ। पर रेशियो देख के इन्होंने क्या पूछा है, रेशियो ऑफ देयर न्यूक्लियर डेंसिटीज, डेंसिटीज का रेशियो पूछ रखा है। डेंसिटीज की बजाय रेडियस का रेशियो भी पूछा जा सकता था। ठीक है, रेडियस वाला पूछा जा सकता था, तो 2 सवाल हो जाते इससे सीधा सीधा। तो डेंसिटीज का तो सीधा ही है 1:1 होता है, क्योंकि वो मास नंबर पे डिपेंड ही नहीं करता, कितना भारी हल्का कैसा भी हो, न्यूक्लियाई की डेंसिटी कांस्टेंट रहती है। वो पढ़ेंगे इसी चैप्टर में। ठीक है, जब तुम इसका जवाब तुरंत दे देते, मतलब ऐसा कोई वो नहीं है कि इसके लिए तुम्हें कोई कैलकुलेशन करनी पड़ती, बिना कैलकुलेशन का सवाल है ये, तो बस फैक्ट बेस्ड था कि तुम्हें पता है तो कर दोगे, नहीं पता तो नहीं करोगे। तो डेंसिटी सबकी सेम रहती, कोई सब न्यूक्लियाई हो, इसमें कोई कैलकुलेशन ही नहीं। अगला देखो 1 नंबर में क्या पूछा है, वाई डू लाइट न्यूक्लियाई ऑलवेज पार्टिसिपेट इन न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। तो न्यूक्लियर फ्यूजन में लाइट न्यूक्लियाई ही पार्टिसिपेट क्यों करते हैं, और हैवी वाले जो होते हैं वो फिशन, न्यूक्लियर फिशन में क्यों होते हैं। तो हैवी वाले न्यूक्लियर फिशन में क्यों होते हैं, तो वो बाइंडिंग एनर्जी कर्व पढ़ेंगे जब हमें समझ आएगा। ठीक है, और देखो 1.5 नंबर में मैं कह रहा था ना नॉलेज कैटेगरी का आएगा। नॉलेज का मतलब सीधा सीधा डेफिनेशन वगैरह या फिर कोई रूल वगैरह या ऐसी कुछ। तो देख लो 1.5 नंबर में क्या पूछा है, डिफाइन रेडियो एक्टिविटी और मास डिफेक्ट। 2 डेफिनेशन पूछी सीधी सीधी। तो अगर तुम्हारे नोट्स याद है, डेफिनेशन याद है, तो 1.5 नंबर तो पक गए इस चैप्टर के। तो ऐसा ही तुम्हें करना है। तो ब्लूप्रिंट के हिसाब से तैयारी करो कि एटम चैप्टर पढ़ रहे हो तो 1.5 नंबर में वो सवाल आएगा जो ज्यादा डेप्थ का होगा, घुमावदार सवाल होगा, सीधा सीधा सवाल नहीं होगा। लेकिन न्यूक्लियर चैप्टर से 1.5 नंबर का सवाल आएगा तो भाई वो बिल्कुल नॉलेज कैटेगरी होगा, बिल्कुल सीधा सीधा होगा। लेकिन वेव वेव ऑप्टिक्स से होगा 1.5 नंबर का सवाल, तो उसमें एप्लीकेशन वाला होगा। एप्लीकेशन का मतलब न्यूमेरिकल आएगा उससे पक्का।
तो अगर ऐसे तुम एनालाइज कर लेते हो तो तुम्हें अंदाजा लग जाता है किस चैप्टर में से क्या चीज़ पढ़नी है, क्या चीज़ छोड़ देनी है। तो इस चैप्टर में अगर नॉलेज अंडरस्टैंडिंग तक ही है, इसका मतलब हमें इसका न्यूमेरिकल करना ही नहीं है। समझ आया? न्यूक्लियर चैप्टर से कोई न्यूमेरिकल करना ही नहीं है हमें, लेकिन फिर भी मैंने आपको सारे न्यूमेरिकल सोल्व करके सारे के डिटेल्ड सॉल्यूशन आपके पास पीडीएफ में मैंने भेज दी। तो जो हल्के हल्के न्यूमेरिकल है वो ही देखेंगे हम, एप्लीकेशन और एनालाइज वाले जो डेप्थ डिमांड करते हो वो नहीं देखेंगे। ठीक है, फिलहाल टाइम भी कम है और ये चैप्टर में आएगा भी नहीं, मतलब पेपर में आएगा भी नहीं। बाकी उनके पीछे क्या है, उन सवाल के पीछे लॉजिकल रीजनिंग क्या है, पेडागोजिकल इंटेंट क्या है, एनसीईआरटी ने क्यों पूछा है वो सवाल, स्टूडेंट ट्रैप क्या होते हैं उसमें, वो सारी चीज़ें मैंने डिटेल्ड आंसर आपके पास भेज दिए, मन करे तो पढ़ सकते हो उनको। ठीक है, लेकिन चैप्टर डिमांड नहीं करता उसकी भाई। लेकिन वेव ऑप्टिक्स में न्यूमेरिकल करने सारे करने, 6 एक्सरसाइज के 2 इसके। इस चैप्टर में भी हैं 4 तो एग्जाम्पल हैं और 10 एक्सरसाइज में हैं। ठीक है, तो 10 एक्सरसाइज में सवाल हैं, टोटल मिला के 14 सवाल हो गए, 14 सवाल एनसीईआरटी के। तो ये सारे के सारे मैंने आप लोगों को भेज दिए। अब देखो इस चैप्टर का फ्लो चार्ट समझ लो, हमें पढ़ना क्या है, कहाँ से लेकर कहाँ तक जाना है। 3 नंबर का चैप्टर, छोटी छोटी बातें आनी। तो हमने इसको मेनली 4 एक्सरसाइज में 4 टुकड़ों में तोड़ दिया, 4 फ्लोर बना दिए। ठीक है, मेन फ्लोर है न्यूक्लियाई का, कि न्यूक्लियाई ही क्या होता है, इसकी जनरल प्रॉपर्टीज न्यूक्लियाई के बारे में, क्योंकि चैप्टर ही न्यूक्लियाई, तो न्यूक्लियाई का इंट्रोडक्शन तो आना ही आना है। फिर न्यूक्लियाई के अंदर जाएंगे हम, तो भाई ये न्यूक्लियाई की डिस्कवरी कैसे हुई, कहाँ से आई। ये देखो जहाँ क्रॉस लगा हुआ है ना, इसका मतलब ये टॉपिक तुम्हें पढ़ना नहीं है नोट से, ये समझने के लिए बस, कहानी के डॉट कनेक्ट हो सके ना, कहाँ से कहाँ कहानी में कहाँ जा रहे हैं, इसलिए बीच में डाल रखे हैं। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, जब न्यूक्लियाई मिल गया तो न्यूट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई। जब प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन थे तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन सारा काम चल रहा था, तो न्यूट्रॉन की डिस्कवरी, न्यूट्रॉन नाम कहाँ से आया बीच में जबरदस्ती, और इस न्यूट्रॉन की क्या क्या खासियत होती है वो हमें पढ़नी है। ठीक है, फिर जो हमारे काम की है वो है एटॉमिक मास यूनिट। ये एटॉमिक मास यूनिट एएमयू क्या होता है, इससे ही सारे मास मेजर किए जाएंगे न्यूक्लियर लेवल पे, क्योंकि बहुत हल्की चीजें होती है तो ये बहुत छोटी सी यूनिट है, जैसे होता है ना ग्राम, किलोग्राम, टन, क्विंटल, मन, ये सब। तो ऐसे ही एएमयू भी एक बाट टाइप सा मान लो, कोई यूनिट मान लो वजन तोलने की, छोटा बाट होता है, ये बहुत छोटा होता है जिससे एटम न्यूक्लियर वगैरह तोले जाते हैं, तो ये हमें पढ़ना है। फिर हमें ये न्यूक्लियर के क्लासिफिकेशन करने, कि ये आइसोटोप क्या होता है, आइसोबार क्या होता है, आइसोटोन्स क्या होता है, आइसोमर्स क्या होते हैं, मिरर न्यूक्लियाई क्या होते हैं। तो पहले न्यूक्लियाई समझेंगे ना, जब जाके इन पे जाएंगे कि ये कैसे कैसे न्यूक्लियाई होते हैं, आइसोटोप, आइसोबार। वैसे तो तुम 9th क्लास में पढ़ के आए आइसोटोप के बारे में, पर फिर भी यहाँ थोड़ा सा और मतलब अच्छे से समझ आ जाएगा कि हुआ ही क्यों है ऐसा, मतलब न्यूट्रॉन क्यों डिस्कवर हुआ, कैसे पता चला, क्या कहानी थी, फिर ये आइसोटोप, आइसोबार कैसे कहाँ से आए, क्या नहीं आए, वो सारा समझ आ जाएगा। फिर अगला है तुम्हारा, हम न्यूक्लियर की प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं, तो न्यूक्लियर का साइज कैसा होता है, यानी उसकी रेडियस का फॉर्मूला हमें देखना है। उसकी डेंसिटी क्या होती है, तो यहां से था तुम्हारा एमसीक्यू कि डेंसिटीज का रेशियो है ना, तो मैं साइज का रेशियो में बदल रहा था उसी सवाल को, तो रेडियस का रेशियो पूछ सकते हैं, डेंसिटी का रेशियो पूछ सकते हैं, तो कितना डेंस है। ये जो रिजल्ट आएगा भाई इस चैप्टर में भर भर के वो है, मतलब माइंड ब्लोइंग ट्विस्ट, इतने भयंकर ट्विस्ट हैं कि मॉडर्न फिजिक्स में मजा आ जाता है इस चैप्टर को पढ़ के। तो डेंसिटी इतनी भयंकर आएगी, हम इसका मतलब एक रियल लाइफ एनालॉजी से आंसर निकाल के देखेंगे कि कितनी गाड़ियां 1 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर समा सकती है। 1 सेंटीमीटर क्यूब का अगर डब्बा हो ना छोटा सा, 1 सेंटीमीटर लंबा चौड़ा और 1 सेंटीमीटर ऊंचा, इतने से डब्बे में 23 करोड़ गाड़ियां फंसा दोगे ना, पिघला पिघला के, जब जो डेंसिटी बनेगी 23 करोड़, मतलब समझ रहे हो 23 करोड़ कितना होता है। इंडिया में इतनी गाड़ियां ही होंगी 23 करोड़, क्योंकि भाई 150 करोड़ के लमसम जनता है, तो 5-6 आदमियों में से एक आदमी के पास गाड़ी होती है। तो जब सारे इंडिया की गाड़ियों को पिघला के 1 सेंटीमीटर क्यूब डब्बे में मतलब अपनी मुट्ठी में बंद कर ले, तो कितनी भयंकर डेंसिटी बनेगी, कितना उसका ज्यादा वजन बनेगा, वो होती है न्यूक्लियर की डेंसिटी। तो वो डेंसिटी हमें देखनी क्या खतरनाक आने वाली है, 2.3 इंटू 10 की पावर 17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। पानी की हमें याद है, वाटर की 10 की पावर 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अब देखो इससे 10 की पावर 14, 14 जीरो और लगा दो, जब जाके तुम्हें मिलेगी उसकी न्यूक्लियर की डेंसिटी, तो कितनी भयंकर डेंसिटी वो हमें पढ़नी है। फिर एनर्जी मास इक्विवेलेंस, कि मास कंजर्व नहीं रहता, एनर्जी में बदल सकता है, तो 1 मास से 1 ग्राम मास से क्या क्या तबाही हो सकती है। ऐसा मैंने एक वीडियो में भी समझाया था कि वो 1 चुटकी सिंदूर की कीमत, तो भाई कितने दिनों तक तुम अपनी इलेक्ट्रिसिटी का बिल भर सकते हो, कितने दिनों तक तुम उस एनर्जी को खा लो तो जिंदा रह सकते हो, ऐसी कुछ बातें। अगर वो इतना ही फ्यूल डाल दो तो गाड़ी कितने 900 1000 चक्कर काट देगी पूरी दुनिया के।
तो उस एनर्जी का हमें समझना है कि कितनी सी छोटी सी एनर्जी, मतलब छोटे से मास में कितनी एनर्जी हो सकती है, एटम बॉम्ब कैसे बनते हैं, वो सब वहीं से आएगा। फिर मास डिफेक्ट पढ़ना है कि मास कंजर्व रहता क्यों नहीं, क्योंकि केमिस्ट्री में तो हमने पढ़ा है मास कंजर्व रहता है, फिर फिजिक्स में कैसा है उसके साथ क्या हो गया। तो भाई केमिकल रिएक्शंस क्या होती है और न्यूक्लियर रिएक्शंस क्या होती है, उनमें थोड़ा फर्क होता है, वो हमें यहाँ पढ़नी है। फिर ये बाइंडिंग एनर्जी क्या है, ये कंसेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहीं से तुम्हारा उसमें सवाल दे रखा है कि वो लाइट न्यूक्लियाई ही उसमें पार्टिसिपेट क्यों करते, फिशन फ्यूजन में, ऐसा करके पूछा हो ना फ्यूजन में, तो वो बाइंडिंग एनर्जी से ही समझ में आएगा। जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेगा तुम्हें सारे शब्द समझ आने लग जाएंगे, मास डिफेक्ट, बाइंडिंग एनर्जी, सब क्या होता है। ये तो हमारा एक फ्लोर खत्म हुआ है कि न्यूक्लियाई के बारे में समझ लिया, मोटा मोटा न्यूक्लियाई होता क्या है। फिर हम दूसरा पढ़ेंगे न्यूक्लियर फोर्स के बारे में। पूरी नेचर में 4 ही फंडामेंटल फोर्सेज है भाई, एक तो ग्रेविटेशनल, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर, एक वीक न्यूक्लियर। ये 4 ही फंडामेंटल फोर्सेज हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में आप लोग 11th क्लास में पढ़ चुके होते हो, पूरी ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के बारे में आपने 12th क्लास में पढ़ा है, शुरुआत के 8 चैप्टर सारे, इलेक्ट्रिक चार्ज से लेकर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तक। अब जो बची 2 फंडामेंटल वो आती है यहाँ पर, न्यूक्लियर फोर्स। तो स्ट्रॉन्ग और वीक के चक्कर में हम नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि इतनी डेप्थ तक ये चैप्टर हमारी डिमांड नहीं करता। तो हम न्यूक्लियर और पार्टिकल फिजिक्स नहीं पढ़ रहे, मतलब इन डेप्थ। हम तो मोटा मोटा बस न्यूक्लियाई के बारे में अंदाजा ले रहे हैं, ये तो इंट्रोडक्शन टाइप्स है, वरना तो न्यूक्लियाई पे पूरी बुक लिखी जा सकती है भाई। फिर अगला चैप्टर जो टॉपिक है, बस न्यूक्लियर फोर्स बहुत छोटा सा टॉपिक है, इसको निपटा देंगे जबकि जब। अगला है रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी तुम्हारी एनसीईआरटी में बस 5 लाइन में खत्म कर रखा है, और वरना पहले 5 पेज में हुआ करता था, अब ये थोड़ा सा घट गया है। तो इसमें रेडियो एक्टिविटी बहुत ही बढ़िया फिनोमेना, मैं कह रहा हूँ माइंड ब्लोइंग ट्विस्ट है इस चैप्टर में भर भर के। पहला वाला तो डेंसिटी में मिलेगा तुम्हें झटका, ठीक है, कि डेंसिटी इतनी भयंकर आएगी। फिर मिलेगा एनर्जी मास इक्विवेलेंस में कि 1-1 ग्राम से क्या क्या तबाही मचाई जा सकती है। फिर मिलेगा तुम्हें रेडियो एक्टिविटी में कि रखा रखा यूरेनियम का थोरियम बन रहा है। तो ऐसा हो क्या रहा है, ऐसा हो क्या रहा है कि एक न्यूक्लियाई दूसरे न्यूक्लियाई में बदल जा रहा है, मतलब फिर रखे रखे लोहे का सोना क्यों नहीं बन जाता, ऐसा दिमाग दौड़ाएंगे फिर फिजिसिस्ट लोग, केमिस्ट लोग, एल्केमिस्ट लोग। तो फिर ये क्या हो रहा है भाई, रेडियो एक्टिविटी से हो रहा है, रखी रखी चीजें टूट क्यों रही है, दूसरे में बदल क्यों रही है, वो सारे। तो अल्फा डिके क्या होता है, बीटा डिके क्या होता है, बीटा में भी बीटा प्लस वाला कौन सा होता है, बीटा माइनस वाला कौन सा होता है। फिर आएगा गामा डिके। ये डिके की बस डेफिनेशन दे रखी है हमारे इसमें फिलहाल सिलेबस में 4-5 लाइनों में, कि अल्फा में क्या होता है, बीटा में क्या होता है, गामा में, बस इतना सा। उसके आगे के कुछ नहीं दे रखा। पहले एक रदरफोर्ड सोडी डीके लॉ हुआ करता था, फिलहाल केमिस्ट्री में चलता है ये, जहाँ तुम ये केमिकल काइनेमेटिक्स वगैरह पढ़ते हो वहाँ पर मिल जाएगा तुम्हें कि रिएक्शन का हाफ लाइफ, मीन लाइफ, वो सारी यहाँ भी हुआ करती थी न्यूक्लियर रिएक्शंस की, पर वो हट गई अब, ठीक है। ऐसे तुमने फॉर्मूले देखे होंगे इसके, लोग वो आते हैं उसके फॉर्मूले बड़े बड़े। तो रदरफोर्ड सोडी, रदरफोर्ड इंसान भाई वो है जिसको न्यूक्लियर फिजिक्स का बाप कहते हैं, ये फादर है किसका, ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स। तो न्यूक्लियर फिजिक्स का बाप इसे ही कहते हैं, क्योंकि न्यूक्लियाई की डिस्कवरी किसने करी थी, अरे रदरफोर्ड का मॉडल पढ़ के आए ना पिछले चैप्टर में एटम वाले में, तो न्यूक्लियाई की डिस्कवरी इसने करी थी, इसलिए इसको बाप कहते हैं इसका। आगे मॉडर्न फिजिक्स भी इसी के बदौलत आगे जो चलती है, फिर नील्स बोर वगैरह आते हैं, वो चेन जुड़ती चल जाती है। लास्ट जो एक्सरसाइज है इस चैप्टर में वो है भाई न्यूक्लियर एनर्जी की। न्यूक्लियर एनर्जी पूरा जो भी आज के टाइम पे तामझाम चल रहा है, जो भी समस्या चल रही है, लड़ाई चल रही है, वो सारी एनर्जी की है भाई। कि अगर मेरे को कोई पेट्रोल दे दे फ्री में, मतलब मेरे को नहीं, मतलब पूरे इंडिया को, कि पेट्रोलियम ही फ्री में मिल जाए, तेल के कुएं कुएं मिल जाए इंडिया में, तो हम एनर्जी सेल्फ रिलायंट हो जाएंगे, हम बाहर से क्रूड ऑयल इंपोर्ट ही नहीं करेंगे, तो दूसरे देश से हमारा क्या लेना देना, फिर हम उनके दबेल में ही नहीं रहेंगे। जैसा अब फिलहाल रशिया की सुननी पड़ती है, कभी यूएसए की सुननी पड़ती है। तो भाई सारा एनर्जी का ही वो है, तुम्हें बिल ही नहीं भरना पड़ेगा अगर फ्री में इलेक्ट्रिसिटी आती रहे, फ्री में एनर्जी तुम्हें मिलती रहे। तो मारामारी एनर्जी की ही है। खाना खाते हैं हम एनर्जी के लिए खाते हैं, तो अगर तुम्हें एनर्जी खाना मिलता ही रहे, गाड़ी में फूकने के लिए पेट्रोल ही मिलता रहे, तो सारी चीज़ें फ्री हो जाएंगी, फिर तुम्हें बचा ही क्या। तो भाई न्यूक्लियर एनर्जी सॉल्यूशन है आने वाली जो समस्या है बहुत बड़ी, फोसिल फ्यूल्स खत्म होने वाले हैं, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स हम ढूंढ रहे हैं, तो विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, ऐसे ही न्यूक्लियर एनर्जी भी एक सॉल्यूशन है। तो न्यूक्लियर एनर्जी कहाँ से आती है, फिशन और फ्यूजन। टूटना, न्यूक्लियाई टूटेगा जब और न्यूक्लियाई जुड़ेगा जब, ठीक है। तो जब कौन कौन सी एनर्जी निकलती है, कैसे 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 एटम बॉम्ब बनते हैं, कैसे हाइड्रोजन बॉम्ब बनते हैं, एक छोटा सा एटम तोड़ के कैसे शहर उड़ाए जा सकते हैं, कितनी एनर्जी होती है, न्यूक्लियर रिएक्टर्स वगैरह। पहले न्यूक्लियर रिएक्टर भी सिलेबस में होते तो वो हट गए। तो देखो इन जनरल हमें चैप्टर में पढ़ना क्या है, न्यूक्लियाई क्या चीज़ है, किस किस तरीके के न्यूक्लियाई होते हैं, उसका साइज कितना होता है न्यूक्लियाई का, उसकी डेंसिटी कितनी होती है न्यूक्लियाई की, उसमें मास डिफेक्ट क्यों होता है,
एनर्जी में क्यों कन्वर्ट हो जाता है, तो बाइंडिंग एनर्जी क्या है। फिर हम देखेंगे न्यूक्लियर वाली फोर्स कौन सी है, अंदर सारे प्रोटॉन कैसे इकट्ठे रह रहे हैं, रिपेल क्यों नहीं कर जाते। फिर देखेंगे हम रेडियो एक्टिविटी को, रखा रखा न्यूक्लियाई बिखर क्यों जाता है, दूसरे न्यूक्लियाई में बदल क्यों जाता है, और वो एनर्जी कितनी भयंकर निकलती है, न्यूक्लियर एनर्जी हमें पढ़नी। तो ये है भाई न्यूक्लियाई चैप्टर, इतना हमें पढ़ना है। तो तुम्हें एंड टू एंड बर्ड्स आई व्यू दे दिया है कि कहाँ से कहाँ जाना है हमें इस चैप्टर में। तो अब आ जाते हैं सबसे पहले टॉपिक पर, डिस्कवरी ऑफ द न्यूक्लियाई। न्यूक्लियाई की डिस्कवरी भाई चैप्टर नंबर 12 में हम करके आ चुके हैं, है ना। चैप्टर नंबर 12 में ही डिस्कवरी करके आ चुके हैं कि रदरफोर्ड का जब अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट हो रहा था तो उसने पाया था, कुछ ऑब्जर्वेशंस ली थी क्या, कि मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स अनस्कैटर्ड चले गए थे, 99% तो अनस्कैटर्ड सीधे ही चले गए थे, चीर के निकल गए थे, लेकिन कुछ लार्ज एंगल पर डिफ्लेक्ट हुए थे जिनका इंपैक्ट पैरामीटर कम था, जो बिल्कुल न्यूक्लियाई के आमने सामने जा रहे थे ना, वो बिल्कुल लार्ज एंगल से स्कैटरिंग एंगल बढ़ा करके डिफ्लेक्ट होकर वापस घूम के आ गए। बट न्यूक्लियाई से टकरा के ऐसे घूम के वापस हो गए थे, ऐसे भटक गए थे रास्ते से, ऐसा हुआ था ना। तो उसने क्या कंक्लूजन निकाला था कि सारा का सारा जो एटम है वो खोखला है, उसके बीच में कहीं छोटी सी जगह में सारा मास और सारा चार्ज पॉजिटिव वाला कंसंट्रेटेड है। और अगर इसके लिए हमने एक एनसीईआरटी का एग्जांपल भी किया था ना, कि इसका एटम का जो साइज होता है वो 10⁻⁻10 मीटर का होता है, और न्यूक्लियाई का जो साइज होता है वो 10⁻⁻15 मीटर का होता है। तो अगर इसी रेशियो में वो अपना प्लेनेटरी सिस्टम पे लगाया था कि सूरज से धरती इतनी दूर है, इतने ऑर्बिट में घूम रही है, तो ऐसा ऐसा कुछ था। तो जब ये रेशियो तुम करोगे कि एटम और न्यूक्लियाई के साइज का जब रेशियो निकालोगे, तो देखो एटम का साइज है 10⁻⁻10। मैं ये कहना चाह रहा हूँ बस एटम कितना बड़ा है न्यूक्लियाई से, और डिवाइड कर दो न्यूक्लियाई के साइज से। तो जब तुम डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 10⁵ ये होता है 1,00,000। 1,00,000 गुना बड़ा है। अब 1,00,000 का मतलब समझो, सुनो, अगर मैं 1 सेंटीमीटर को 1,00,000 से गुणा कर दूं तो देखो कितना आएगा। पहले तो 10⁻2 सेंटीमीटर लिखो साइड में, 10⁻3 लिखो अलग। क्या ये मीटर बन गया? तो ये बन गया भाई मीटर। मीटर को 10⁻3 से मल्टीप्लाई करो यानी 1000 से, तो कितना बन गया? 1 किलोमीटर। तो इतना फर्क होता है 1 सेंटीमीटर और 1 किलोमीटर में जो फर्क है वो 10 की पावर कितना है? 10⁵ यानी इसका 10,00,000 गुना ज्यादा है। अगर तुम्हारे हाथ में 1 सेंटीमीटर का छोटा सा कोई ऑब्जेक्ट है, कोई कंची टाइप सी है, 1 सेंटीमीटर साइज का, अब समझ लो कितना होता है 1 सेंटीमीटर। इतने साइज का तो न्यूक्लियस है। तो एटम कितने साइज का होगा? एटम होगा 1 किलोमीटर रेडियस का। यानी तुम अपने सामने देखो 1 किलोमीटर, बगल में देखो 1 किलोमीटर, दूसरी साइड लेफ्ट राइट देखो, पीछे देखो 1 किलोमीटर, इतना बड़ा 1 किलोमीटर का रेडियस का गोला खींच दो, यानी तुम्हारे आसपास के कई गांव आ जाएंगे उसके अंदर। तो इतना बड़ा अगर एटम है तो उसके अंदर न्यूक्लियस ऐसा है जैसे तुम्हारे हाथ में कोई मार्बल कंचा टाइप सी, बस। तो इतना बड़े स्टेडियम में, इतने बड़े लार्ज स्टेडियम में, ये एक जो ये निडल की पिन होती है ना, जो इतनी पतली, इतना छोटा सा न्यूक्लियस होता है। अब देख लो निडल की पिन कैसी लगेगी इतने बड़े स्टेडियम में, तो वो ऑलमोस्ट 1,00,000 गुना बड़ा होता है। ये हमने देख लिया था। यानी 99% जो एटम का वो है पार्ट खोखला है। ठीक है, ऐसा मैंने तुम्हें एटम चैप्टर के टेस्ट में भी एक सवाल दिया था, एनालिसिस वाला, कि लार्ज एंगल स्कैटरिंग से हमें क्या पता चलता है कि बहुत, जैसे स्कैटरिंग एंगल बहुत ज्यादा आता है, इंपैक्ट पैरामीटर कम करते हैं तो बहुत ज्यादा स्कैटरिंग एंगल आता है, वो टकरा के बिल्कुल घूम के आ जाता है, अल्फा पार्टिकल ऐसे जाएगा और वो लार्ज एंगल से स्कैटर हो जाता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, व्हाट डज इट इंप्लाई, ऐसा था सवाल वो। इसका मतलब ये है कि भाई जो सारा पॉजिटिव चार्ज है वो यूनिफॉर्मली स्प्रेड आउट नहीं है एटम में, वो तो एक जगह है कंसंट्रेटेड, एक जगह सिमटा बैठा बहुत छोटी सी जगह में। इसलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन फोर्स इतनी हाई लगी, इतनी हाई लगी कि बिल्कुल मोड़ दिया उसको वापिस, यानी टिश्यू पेपर ने 15 इंच का गोला मोड़ दिया, इतना भयंकर। तो ऐसा कुछ रिजल्ट है ये। तो यहां से हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं लार्ज एंगल स्कैटरिंग से, कि न्यूक्लियस बहुत छोटा होता है, एटम बहुत खोखला होता है, सारा चार्ज एक ही जगह बैठा है। तो यहां से हुई थी भाई न्यूक्लियाई की डिस्कवरी। हो गया। अब चलते हैं न्यूट्रॉन वाली डिस्कवरी पर, कि फिर न्यूट्रॉन की जरूरत क्यों पड़ी थी, न्यूक्लियाई से सारा काम हो गया था। तो सुनो भाई, समस्या हमारे सामने क्या आ गई? समस्या ये आ गई कि जब तुमने देख लिया कि जैसे हाइड्रोजन एटम है, तो हाइड्रोजन में एक तो प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है, सही चल रहा है। तो इसका मतलब जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना नेगेटिव चार्ज है। तो इलेक्ट्रिकली तो कैसा हो गया? न्यूट्रल हो गया, यानी इसका क्यू नेट कितना हो गया? 0। तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, सही बात चल रही थी। जब तुमने वजन तोल के देखा इसका, भाई प्रोटॉन का वजन
और इलेक्ट्रॉन का वजन, दोनों को सम करोगे तो हाइड्रोजन के वजन के बराबर आना चाहिए। ऐसा ही आया, कोई दिक्कत नहीं थी। अब आ गए तुम हीलियम में। अब हीलियम में क्या होता है, 2 प्रोटॉन होते हैं, क्योंकि हीलियम 2 नंबर पे आता है और उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो मान लिया भाई उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये तो चल रहा था हाइड्रोजन और इधर चल रहा है हीलियम। तो हीलियम में जब तुमने हीलियम का वजन तोला, भाई हीलियम का एटम लिया, हीलियम का वजन जब तोला, भाई तोलते कैसे, तुम भी सोचोगे यार इतनी छोटी छोटी वैल्यू कैसे तोल लेते हो। तो भाई ये मास स्पेक्ट्रोमीटर से तोलते हैं, मास स्पेक्ट्रो। ये भी बहुत छोटा सवाल है, एमसीक्यू पूछा जा सकता है ये, कि एक्चुअल वजन कैसे तोला जाता है न्यूक्लियाई का या एटम का, तो वो मास स्पेक्ट्रोमीटर से तोला जाता है। एनसीईआरटी में ये शब्द लिखा हुआ है साफ साफ, तो ऐसा भी आ सकता है खूब आराम से। मास स्पेक्ट्रोमीटर पे जब इसको रख के, छोटी सी तराजू पे जब इसको रख के तोला गया, तो इसका वजन कुछ आया। ठीक है भाई, वो वजन तुमने नोट कर लिया, मान लेते वो आया एक्स। ठीक, अब तुमने क्या किया, तुमने प्रिडिक्शन लगाई। ये तो कैलकुलेटेड मास है, मतलब कैलकुलेटेड नहीं, ये तो ऑब्जर्व्ड मास है, जो तुमने देखा है, मतलब तुम्हारे एक्सपेरिमेंटल मास है, ये ऑब्जर्व किया हुआ है। लेकिन अब तुम क्या कर रहे हो, 2 प्रोटोनों का वजन तोल जोड़ा और 2 इलेक्ट्रॉनों का वजन जोड़ा, तो जब चारों का सम किया तो वो जो वैल्यू आई वो x/2 आई, आधा ही वजन बैठा। ये तुम्हारा क्या है, कैलकुलेटेड, मतलब प्रिडिक्टेड, कि बिना तोले ही तुम बैठे बैठे कहता रहे तुम्हें तोलने की क्या जरूरत है, मास स्पेक्ट्रोमीटर लाओगे, इतना खर्चा लगाओगे, इससे बढ़िया तो तुम क्या करो ना, इसके अंदर भाई 2 प्रोटॉन है 2 इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन में इतना वजन होता है, इलेक्ट्रॉन में इतना वजन होता है, साफ साफ जोड़ लो। इतनी मैथमेटिक्स भी नहीं आती क्या तुम्हें, तो तुम सीधा सीधा कह देते हो इतना वजन आना चाहिए था। पर जब एक्चुअल में तोला गया तो वजन आया दुगना। तो प्रिडिक्शन और ऑब्जर्वेशन कॉन्ट्राडिक्ट कर गई, यानी थ्योरी कुछ बोल रही तुम्हारी और एक्सपेरिमेंट कुछ बोल रहे, और लड़ाई वही है। जब जब एक्सपेरिमेंट कुछ बोलता है तो हमें थ्योरी बदलनी पड़ती है, क्योंकि एक्सपेरिमेंट ही सही होते हैं। तो भाई एक्सपेरिमेंट कह रहे हैं वजन डबल आना चाहिए, और तुम कह रहे हो नहीं नहीं वजन इतना ही आना चाहिए, तो समस्या भाई यहीं फंस गई थी हीलियम वाले पे आके। इसलिए हमें न्यूट्रॉन की डिस्कवरी करनी पड़ी। देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, जैसे ही तुमने लिखा इसके लिए, हीलियम के लिए, तो इसका जो वजन आया वो 4 टाइम्स आया हाइड्रोजन से 4 गुना आया। पर तुम प्रिडिक्शन लगा रहे थे क्या, भाई हाइड्रोजन में होता है 1 प्रोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन, और हीलियम में होता है 2 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन, तो हाइड्रोजन से दुगना ही तो वजन हुआ। भाई तुम प्रिडिक्शन लगाओगे ना, हाइड्रोजन से डबल भारी होता है हीलियम, पर जब तोल के देखा तो 4 गुना भारी मिला। अब वजन कैसे फिट बैठाएं, यानी तुम्हारे मास जो ऑफ न्यूक्लियस और जो ये मास ऑफ प्रोटोनों को जेड से ये 2 गुना मास ऑफ प्रोटोन जो किया वो बराबर नहीं बैठे। यहाँ फंस गई गाड़ी। 2 प्रोटोन और उसको 2 से, मतलब प्रोटोनों को उसके नंबर ऑफ प्रोटोनों से गुना किया तो टोटल मास नहीं आया न्यूक्लियस का मास डबल आ रहा है। इसका मतलब अंदर कुछ और है जो हमें दिख नहीं रहा है, पर उस पर चार्ज भी नहीं हो सकता, क्योंकि एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, न्यूट्रली तो साबित हो चुका है। तो इसका मतलब अंदर जो चीज रखी हो कोई न्यूट्रल चीज रखी है, पर भारी अच्छी खासी डबल वजन कर दे रही है। ठीक है, तो वो जो मिसिंग पीस था वो था न्यूट्रॉन। अब न्यूट्रॉन की डिस्कवरी देखो कैसे होगी। उस टाइम पे मैंने कहा था तुमसे कि जब ये अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट चल रहा था 1911 में, ये कब से चलने लगा था, 1901 में मैडम क्यूरी ने रेडियो एक्टिविटी की डिस्कवरी करी थी, कि कोई यूरेनियम टूटेगा, उसमें से थोरियम और हीलियम पार्टिकल निकलेंगे, और हीलियम का चार्ज पार्टिकल ही क्या होता है, अल्फा पार्टिकल, और ये अपना आप दौड़ते थे। क्यों, क्योंकि फटेगा। जैसे बंदूक से गोली चलती है ना, तो गोली तेज चलती है, बंदूक पीछे धीरे चलती है, तो ऐसे ये हल्का है ये तेज चलेगा, थोरियम भारी है वो धीरे धीरे चलेगा। तो इसका मतलब ये नेचुरल गन है हमारे पास, कि कोई रेडियो एक्टिव मटीरियल है तो अपने आप टूटता है और एक ऐसे गोली से फेंकता है, खींच के मारता है ऐसे खींच के। तो वो अल्फा पार्टिकल नेचुरल एक्सेलरेटेड पार्टिकल थे दौड़ते हुए। तो उस टाइम पे लोगों को मजा आ रहा था, क्या, कि भाई फेंक फेंक के मार रहे हैं सब जगह, ले भाई अल्फा पार्टिकल इस पे मार, ले भाई अल्फा पार्टिकल इस पे भी मार। तो रदरफोर्ड ने तो गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट में किया। ऐसे ही रॉबर्ट बोथ वो क्या वोल्टर बोथे और हर्बर्ट बेकर, ये 2 साइंटिस्ट, तुम्हें नाम याद नहीं रखने, गाइगर मार्शडेन नाम याद रखने, पिछले चैप्टर एटम वाले जो रदरफोर्ड के चेले थे, हर्बर्ट बेकर, इनके नाम याद नहीं रखने तुम्हें। ठीक है, ये 2 इंसान थे, इनने क्या किया कि भाई अल्फा पार्टिकल्स को बम्बार्ड करवाया किसके ऊपर, बेरेलियम के ऊपर। कि मान लेते भाई ये तुम्हारा कोई बेरेलियम मेटल है, जैसे उन्होंने गोल्ड फॉइल पे गिरवाया था ना, और तुमसे एनसीईआरटी ने सवाल पूछा था कि गोल्ड फॉइल की जगह हाइड्रोजन ले लेते तो क्या होता, वो तो ठीक है, इनने गिरवाया बेरेलियम पे। बेरेलियम तुम्हें पता है नंबर 4 पे आता है ना, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम
बेरिलियम, हाँ नंबर 4 पे ही आता है, ठीक है। तो भाई बेरिलियम पर बम्बार्ड करवाया इनने, और क्या किया, अल्फा पार्टिकल फेंक के मारे। ले भाई अल्फा पार्टिकल इसके ऊपर नेचुरली बम्बार्डमेंट हो रही है, तो इसके सामने कोई रेडियो एक्टिव मटीरियल रख देगा, जा रहे हैं अल्फा पार्टिकल, और यहां से सामने से ले रहे हैं ऑब्जर्वेशन इस तरफ जब ऑब्जर्वेशन लिए तो उन्हें क्या मिला कि कुछ पार्टिकल सा निकल के गया है और वो बहुत तेज दौड़ रहा है, यानी हाई एनर्जेटिक पार्टिकल्स मिले उनको, हाईली एनर्जेटिक पार्टिकल्स। जब ये अभी पार्टिकल्स दिखते रहे नहीं है, मतलब कैसे हैं कैसे नहीं, किस टाइप के हैं, तो उन्होंने क्या किया, इनको बम्बार्ड करवाया किसी हाइड्रोकार्बन वगैरह किसी चीज के ऊपर, मतलब किसी मटेरियल के ऊपर, किसी टारगेट के ऊपर इनको फेंक के मारा। और जब ये टारगेट के ऊपर फेंक के मारे तो इनमें से निकले भाई प्रोटॉन, यहां से निकले प्रोटॉन, इजेक्ट हुए। अब प्रोटॉन अच्छी भारी चीज है, अच्छी खासी चीज है, तुम सोच के देखो, सुनो इसको ऐसे समझो तुम, मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तुम्हें याद है कितना होता है, 1.67 इंटू 10 की पावर -27 kg, और ये होता है 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg। तो जब तुम इसको काटो पीटोगे तो वो ऑलमोस्ट 1800 के आसपास आता है, यानी मास ऑफ प्रोटॉन 1800 है, इतना गुना भारी है प्रोटॉन, अच्छा खासा भारी है, ठीक है। अब तुम सोच के देखो, मेरे पास कोई एटम है, एटम में न्यूक्लियाई है, रदरफोर्ड के पिक्चर के हिसाब से, बाहर कोई इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, सही है। जब तुम अल्फा पार्टिकल फेंकोगे, कोई अल्फा पार्टिकल इसके ऊपर फेंक के मारोगे, तो इसमें से हद से हद ये इलेक्ट्रॉन छूट के भाग सकता है भाई घर से, इलेक्ट्रॉन को आयनाइजेशन जितनी एनर्जी मिल जाए, इलेक्ट्रॉन भाग जाए, तो इलेक्ट्रॉन तो निकल सकता है, पर तुम अल्फा पार्टिकल फेंक के मारो और तुम न्यूक्लियाई तोड़ दो, न्यूक्लियाई में से प्रोटॉन निकाल दो, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि न्यूक्लियाई तो अच्छी खासी भारी चीज है। न्यूक्लियाई को लात मारना मतलब ऐसा है कि तुम दीवार के लात मार के दीवार तोड़ दी तुमने, ऐसा थोड़ी है। फुटबॉल के लात मारते, फुटबॉल उछल के जाती तो सेंस बनाता है, और तुमने लात मारी और आगे से दीवार ही गिर गई, तो भाई तुम इंसान तो नहीं हो तुम फिर, है ना। तो इसका मतलब ये जो पार्टिकल यहां से जाया, ये जो गिरे हैं, ये पर्पल कलर वाले, ये भाई हल्की कोई चीज नहीं है। उस टाइम पे इन वाल्टर बोथे और हर्बर्ट बेकर ने क्या कंक्लूजन निकाला, ये कह रहे भाई हमें अब तक, हमारी जो अब तक का जितना ज्ञान है, उस ज्ञान के हिसाब से हमने मोस्ट पावरफुल चीज देखी अब तक, गामा रेज जितनी एनर्जी हमने किसी में नहीं देखी अब तक, हाईली एनर्जेटिक पार्टिकल यही देखे और ये न्यूट्रल होते हैं। तो हम तो यही कहेंगे कि भाई ये तो गामा रेज आके गिरी है, जब भी वो आगे से वो निकला है, बस इनने तो इतना करके केस कर दिया क्लोज, ये बोले गामा रे है, न्यूट्रल चीज है कोई, इससे एनर्जेटिक कोई चीज हो ही नहीं सकती। तो हर्बर्ट बेकर और वाल्टर बोथे के बाद एक्सपेरिमेंट किया आयरन क्यूरी। आयरन क्यूरी कौन है, मैडम क्यूरी की बेटी आयरन क्यूरी, वो मैडम क्यूरी जिसने रेडियो एक्टिविटी की डिस्कवरी करी थी और उसको डबल डबल नोबेल प्राइज मिले हुए हैं, मैडम क्यूरी, उसी की बेटी आयरन क्यूरी। आयरन क्यूरी ने यही रिजल्ट से थोड़ा सा कुछ वो निकाला, मतलब हिंट निकाला कि भाई तुम खुद सोच के देखो, गामा रेज तो बहुत हल्की चीज है, मासलेस चीज को तुम फेंक के मारो और प्रोटॉन इतनी भारी चीज को गिरा दो, मतलब ऐसा है कि तुमने पॉपकॉर्न फेंक के मारा है और सामने दीवार टूट गई। मतलब तुम पॉपकॉर्न को कितनी तेज फेंक लो, तुम दीवार तोड़ सकते हो क्या पॉपकॉर्न से, नहीं तोड़ सकते ना। तो यही बात कह रही है आयरन क्यूरी भी। आयरन क्यूरी कह रही है भाई अल्फा पार्ट, मतलब वो गामा रेज बहुत हल्की है, पॉपकॉर्न जैसी है, तुम उसको कितनी पावरफुल, कितनी एनर्जी से फेंक के मार लो, कितनी तेज फेंक के मार लो, सामने प्रोटॉन को धक्का लगा, प्रोटॉन को लात लगी, मतलब दीवार टूटी है भाई, तो तुम पॉपकॉर्न से दीवार नहीं तोड़ सकते। इतनी बात उसने बताई। लास्ट में आके इस सारी मिस्ट्री को सोल्व करता है जेम्स चैडविक ने 1932 में, ठीक है, इस पजल को सोल्व किया कि हो क्या रहा है, अंदर से ये बेरिलियम में से क्या निकल रहा है। तो उसने क्या किया, बम्बार्डिंग बेरिलियम विद द अल्फा पार्टिकल बेरिलियम पे गिराए, ही डिटेक्टेड ए न्यू टाइप ऑफ न्यूट्रल रेडिएशन, उसको मिला कि कोई न्यूट्रल रेडिएशन निकल रही है जो कि प्रोटॉन को नॉकआउट करवा दे रही। तो उसने क्या किया, इन न्यूट्रल पार्टिकल्स को ही न्यूट्रॉन्स नाम दिया। मतलब उसने कहा कि ये कोई हल्की चीज नहीं है, हल्की चीज से दीवार नहीं टूटती, तुमने कोई बहुत भारी जेसीबी टाइप से कोई चीज फेंक के मारी है दीवार पे, जेसीबी जितनी भारी,
दीवार जितनी भारी कोई चीज फेंक के मारी, जब वो दीवार टूटी, जब वो प्रोटॉन निकला, इसका मतलब वो हल्की चीज नहीं, वो मास है अच्छा खासा, प्रोटॉन जितना मास। तो उसने ही प्रूव्ड दिस रेडिएशन कंसिस्टेंट ऑफ न्यूट्रल पार्टिकल्स विद ए मास नियरली आइडेंटिकल टू प्रोटॉन, जिसमें वजन आइडेंटिकल टू प्रोटॉन, प्रोटॉन जितना ही वजन है, उसको उसने क्या नाम दिया, न्यूट्रॉन नाम दिया। ठीक है, इस वैल्यू पे अभी गौर मत करो, ये वैल्यू अभी जब हम एएमयू पढ़ लेंगे, जब तुम्हें समझ आ जाएगी ये वैल्यू क्या है, न्यूट्रॉन का वजन कितना होता है। पर इतना देखो कि यहां जो लिखा हुआ है ना मास ऑफ प्रोटॉन, यहां जो लिखा हुआ है ये मास ऑफ प्रोटॉन, इतना इतना ही न्यूट्रॉन में होता है, बस प्रोटॉन में यहाँ 2 होता है, न्यूट्रॉन में यहाँ 5 होता है, बस इतना सा फर्क है। कोई जरा सा 0.0 मतलब 0.1% ही हैवी होता है बस न्यूट्रॉन, पर बराबर वजन का होता है। तो बराबर वजन की चीज न्यूट्रॉन पे टिकेगी तो चला जाता है। यहां से न्यूट्रॉन की भाई डिस्कवरी हुई थी। ठीक है, अब न्यूट्रॉन मिल गया, अब न्यूट्रॉन एक फंडामेंटल पार्टिकल हो गया। अब हमारे पास 3 चीज है, एक तो न्यूट्रॉन है एटम के अंदर, एक प्रोटॉन है एटम के अंदर, और एक इलेक्ट्रॉन है भाई। ये 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स हमें मिल गए। अब नेचर में हमें जितने भी एलिमेंट्स दिखते हैं, जितने भी हमें दिखते हैं, हम किससे बने हैं, हम खुद इंसान किससे बने, हमारे अंदर कोई एटम है, हड्डियों में कोई सा एटम है, स्किन में कोई सा एटम है, बालों में कोई सा एटम है, पर है तो एटम ही, एटम से ही तो मिलके बने, कोई सा तो एलिमेंट है हमारे अंदर। सारी दुनिया, सारी बिल्डिंग, सब कुछ, सारे घर, सब कुछ किससे बने हुए, एटम से बने हुए। इसका मतलब सारे इन्हीं 100 150 125 एलिमेंट्स जो हमारे पास है, इन्हीं से सब कुछ बना हुआ है। पहले तो लोग मानते थे पंच तत्वों से मिलके बनाए, पर अभी 118 हो गए पंच तत्व बढ़ते बढ़ते, तो इतने चीजों से ही मिलके बनाए। और इन सारी चीजों को अलग कौन बनाता है भाई, जैसे देखो आयरन भी, लोहा भी मेटल है, और गोल्ड सोना भी मेटल ही है। ठीक है, लेकिन लोहे को लोहा कौन बनाता है और सोने को सोना कौन बनाता है, वो है इसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यानी बस ये 3 ही चीजें हैं, अगर इनका कॉम्बिनेशन तुमने आगे पीछे कर दिया, इनकी वैल्यूज ऊपर नीचे कर दी, तो मटेरियल का कुछ और ही बन जाता है। यानी आयरन कितने नंबर पे आता है, आयरन आता है 26 Fe, और गोल्ड कितने पे आता है 79 Au। बस फर्क किस चीज का है कि इसके अंदर 26 प्रोटॉन है और इसके अंदर 79 प्रोटॉन है, बस प्रोटॉन ही तो फालतू है, इतने में ही सोना बन गया और इतने में ही वो आयरन रह गया। ठीक है, तो गधा घोड़ा कैसे छटता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इलेक्ट्रॉनों से छटता है। तो बस इनका ऊपर नीचे हेरफेर करना है, यानी इनको हमें समझना है, तो हम ज्यादातर चीजों को समझ सकते हैं। यानी मटेरियल्स कैसे बने हैं, कैसे काम करते हैं, कोई कंडक्टर होता है, कोई इंसुलेटर होता है, कोई चला रहा है, कोई नहीं चला रहा है, कोई मैग्नेटिक प्रॉपर्टी दिखा रहा है, कोई नहीं दिखा रहा है। तो भाई उनकी सारी प्रॉपर्टी किस चीज़ से डिसाइड हो रही है, डिसाइड हो रही है उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन से, किस में कितना है, किस में कितना है, ये सारी चीज़ें, यानी यही 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं जो ये सारी चीज़ें डिसाइड करते हैं। तो इन्हीं पे थोड़ी सी लड़ाई है चैप्टर में। वो क्या है, टाइप्स ऑफ न्यूक्लियाई। तो अब जो हेडिंग है वो है टाइप्स, कि न्यूक्लियाई के अलग अलग टाइप होते हैं, टाइप्स ऑफ न्यूक्लियाई भी। तो इसमें हमें क्या पढ़ना है कि कई न्यूक्लियाई में तो प्रोटॉन अलग होते हैं, न्यूट्रॉन अलग होते हैं, मतलब प्रोटॉन अलग न्यूट्रॉन अलग, ऐसे कि किसी में प्रोटॉन 5 है, किसी में प्रोटॉन 6 है, किसी में न्यूट्रॉन 5 है, किसी में प्रोटॉन, मतलब ऐसा करके नंबर्स अलग अलग हैं, ये कह रहा हूं मैं। तो हमें जब एक्सपेरिमेंट किया गया तो हमें कुछ अजीब सी चीज मिली। अजीब सी चीज क्या, कि हाइड्रोजन मिला एक ऐसा जिसका वजन 1 यूनिट है, फिर एक हाइड्रोजन हमें ऐसा मिला जिसका वजन 2 यूनिट है, फिर एक हाइड्रोजन हमें ऐसा मिला जिसका वजन 3 यूनिट है। ये समझ ही नहीं आ रहे क्या चीज है तीनों हाइड्रोजन, सबकी केमिकल प्रॉपर्टी हाइड्रोजन वाली, वही हाइड्रोजन गैस, वही पॉप साउंड टेस्ट, सब कुछ सेम है, फिर अलग क्या है इसमें, मतलब वो एक जिसका वजन 1 गुना, उसका 2 गुना, वो उससे 3 गुना भारी। तो फर्क है भाई इनके अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉनों का, नंबर ऑफ न्यूट्रॉनों का इनमें फर्क है। तो मैंने कहा था ना डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन और उसकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ न्यूट्रॉन। तो भाई न्यूट्रॉन एक फंडामेंटल पार्टिकल है, न्यूट्रल इन नेचर होता है, वजन में वो ऑलमोस्ट प्रोटॉन के बराबर ही होता है। अकेला रेडियो एक्टिव डिके होता है वो, मतलब रेडियो एक्टिव मटेरियल अगर वो न्यूक्लियाई के बाहर बैठा है तो खुद 10 मिनट में तबाह हो जाएगा, लेकिन न्यूक्लियाई के अंदर अगर बैठा है तो वो स्टेबल है, बस इतना से। और न्यूट्रॉन थोड़ा सा वजन में भारी है, इसलिए हम सब स्टेबल हैं, इसलिए हमारी जिंदगी चल रही, नहीं तो एटम ही तबाह हो जाता। तो न्यूट्रॉन का शुक्र मनाओ बस,
ठीक है। तो ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन से डिसाइड होगा कि कौन सा कैसा है, कौन सा कैसा है। देखो इस हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन है, इस हाइड्रोजन में भी एक ही प्रोटॉन है, इस हाइड्रोजन में भी एक ही प्रोटॉन है, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन तो सब में सेम है, बस फर्क किस चीज का है। इसका वजन प्रोटॉन की वजह से एक आया, इसका वजन प्रोटॉन की वजह से एक नहीं, एक न्यूट्रॉन और था इसलिए दो आया। इसका एक प्रोटॉन की वजह से आया, एक इस न्यूट्रॉन और एक इस न्यूट्रॉन की वजह से, ऐसे कुल मिलाकर तीन आया। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं, तीनों में प्रोटॉन सेम है पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अलग अलग हैं। ठीक है। अब इन चीजों को एक चीज और बोलते हैं, देखो जो लोग इंडिया में रहते हैं उनको हम कहते हैं इंडियन, जो इंडिया में रहेंगे उनको हम कहेंगे इंडियन, जो चाइना में रहेंगे उनको हम कहेंगे चाइनीज, जो राजस्थान के वो राजस्थानी। ठीक है। ठीक ऐसे जो न्यूक्लियाई के अंदर रहेंगे उनको हम कहते हैं न्यूक्लियोन। ठीक है, वो न्यूक्लियोन है। तो न्यूक्लियोन में कौन कौन शामिल है, न्यूक्लियोन में प्रोटॉन भी शामिल है, न्यूट्रॉन भी शामिल है, यानी न्यूट्रॉन को भी न्यूक्लियोन कह सकते हैं, प्रोटॉन को भी न्यूक्लियोन कह सकते हैं। ठीक है। तो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इसमें एक है, दूसरे में दो है, तीसरे में तीन है। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं कि ऐसे एलिमेंट्स या ऐसे न्यूक्लियाई जिनमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो सेम हो लेकिन नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स अलग अलग हों, ऐसों को हम क्या कहते हैं, आइसोटोप्स। ऐसे न्यूक्लियाई को हम आइसोटोप्स कहते हैं। ये सेम ही एलिमेंट के होते हैं पर क्या है, इनका वजन अलग अलग होता है। ठीक है। तो यहां से भाई आइसोटोप्स हमने पढ़ लिए, इसके अलावा हमें और देखने टाइप्स ऑफ न्यूक्लियाई में हमें 5 टाइप देखने, ये जो टाइप है इसमें 5 टाइप्स हमें देखने। एक तो आइसोटोप्स, आइसोबार्स, आइसोटोन्स, आइसोमर्स, और हाँ भाई क्या है ये हैंड रेज कर रहे प्रिंस, कोई डाउट है क्या? चलो अगर है तो तुम टाइप करके डाल दो उसमें, और गलती से हो गया तो कोई बात नहीं, चलते आगे। इसके बाद जो हमें देखने हैं आइसोटोप्स, आइसोबार्स और ये सारी चीजें हमें समझनी भाई। तो आइसोटोप्स तो हमने समझ लिए हैं, जिसके अंदर एलिमेंट तो होता है सेम, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं सेम लेकिन डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स अलग अलग होते हैं। और नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स को ही हम कहते हैं उसका मास नंबर। नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन, देखो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं तो देखो मैंने अभी कहा था ना कि सारे के सारे एलिमेंट्स या सारे के सारे जो मटेरियल हैं, सारे मटेरियल में बस प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के नंबर ही तो डिसाइड करते हैं उसकी प्रॉपर्टी, किस में ज्यादा है किस में कम है। गोल्ड में 79 है और आयरन में 26 है, तो नंबर ही तो डिसाइड करते हैं। इन नंबर को हम स्पेशल नाम देंगे, हम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को हम स्पेशल नाम देंगे एटॉमिक नंबर। ठीक है। तो एटॉमिक नंबर इसको जेड से रिप्रेजेंट करेंगे। और नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, न्यूक्लियॉन्स का मतलब नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स का मतलब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन दोनों मिलके, उसको हम कहते हैं उसका मास नंबर। ठीक है। छोटी छोटी क्लासेस पढ़ते आ रहे हो, इसको ए से डिनोट करते हैं। तो ए इक्वल क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को क्या लिखा जाता है, जेड, जेड प्लस एन। तो यानी यहां तुम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकाल सकते हो खूब आराम से। न्यूक्लियोनो मास नंबर में से बस प्रोटॉन घटा देना तो तुम्हें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मिल जाएंगे। तो यहां से हाइड्रोजन के लिए हमने आइसोटोप्स के कुछ ये देख लिए, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। ऐसे और भी होते हैं, कार्बन के भी होते हैं, जैसे 6 कार्बन 12, 6 कार्बन 14 ऐसे होते हैं। क्लोरीन का भी तुमने देखा होगा, जैसे एक होता है 17 क्लोरीन 35, एक 17 क्लोरीन 37 ऐसे करके, ये आइसोटोप्स हैं, है तो क्लोरीन ही। तो इसका मतलब इनकी क्या है, केमिकल प्रॉपर्टी सेम रहती है, केमिकल प्रॉपर्टी सेम रहती है। जैसे ये रहा क्लोरीन 37 ले चाहे क्लोरीन 35 ले, दोनों ही सोडियम के साथ रिएक्ट करके सोडियम क्लोराइड बनाएंगी। तो केमिकल प्रॉपर्टी सेम है, बस फर्क क्या है, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग। भाई कोई भारी है कोई हल्की है, देखो 35 वाली हल्की है 37 वाली भारी है। तो इसका मतलब क्या है, इनका मास अलग अलग है। मास अलग होगा तो मास अलग होने से क्या बदल जाएगी, इनकी डेंसिटी बदल जाएगी, बॉइलिंग पॉइंट बदल जाएगा, रेट ऑफ डिफ्यूजन बदल जाएगा, सब कुछ बदल गया इनका, यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज बदल गई इनकी, केमिकल सेम रहती। तो तुम्हें आइसोटोप शब्द से क्या याद रखना है, आइसोटोप मतलब जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम हो, यानी नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर सेम हो, यानी सेम एलिमेंट हो लेकिन उसका मास नंबर अलग अलग हो, यानी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अलग अलग हो। तो ऐसा होने से
उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है क्योंकि सेम ही एलिमेंट चल रहा है। जैसे हाइड्रोजन में देख लो, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, तीनों ही हाइड्रोजन के बेटे हैं, तो हाइड्रोजन ही है, तो केमिकल प्रॉपर्टीज हाइड्रोजन वाली है, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग है, कोई भारी है, कोई हल्का है, कोई कैसा है। ठीक है, बस इतनी बातें तुम्हें आइसोटोप सबसे याद रखनी है, क्योंकि 1.5 नंबर का सवाल इस चैप्टर से क्या आएगा, नॉलेज कैटेगरी का आएगा। और नॉलेज कैटेगरी में सीधा सीधा तुमसे कह दिया जाए कि आइसोटोप्स और आइसोबार्स को विद एग्जांपल डिफाइन करो, बस बात खत्म, 1.5 नंबर यहीं हो जाएंगे, सुलट जाएंगे। तो अगला आ जाता है आइसोबार। तो देखो आइसोबार्स क्या होते हैं भाई, आइसोबार्स में क्या होता है, एलिमेंट जो होता है वो अलग अलग हो जाता है, पर उनके मास नंबर सेम रहते हैं। एलिमेंट अलग अलग, देखो जैसे आर्गन है और कैल्शियम है, दोनों अलग नेचर के हैं। कैल्शियम मेटल है, कैल्शियम मेटल है, रिएक्ट करता है, लेकिन आर्गन एक इनर्ट गैस है, वो रिएक्शन ही नहीं शो करती। तो आर्गन अलग चीज है, कैल्शियम अलग चीज है, यानी एलिमेंट अलग है, लेकिन देखो दोनों के वजन देखो, इसका भी 40, इसका भी 40। तो अगर मास नंबर सेम है तो वो आइसोबार होते, और अगर एटॉमिक नंबर सेम है तो वो आइसोटोप्स होते। तो ये आइसोबार हो गए। इनमें देख लो, क्या इनके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इनमें न्यूट्रॉन्स को लेना देना है, कुछ लेना देना नहीं। देखो इसके 18 प्रोटॉन है, तो जब 40 में से 18 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 40 तो टोटल न्यूक्लियन के अंदर, मतलब न्यूक्लियस के अंदर रहने वाले इंसान है 40, और 40 में से 18 प्रोटॉन है, तो न्यूट्रॉन कितने, 22, तो उसमें से घटा देंगे। ये अपना ए है और ये अपना जेड है, तो ए माइनस जेड करेंगे तो अपने आप एन आ जाएगा, अभी ऊपर सिखाया था। तो ऐसे करके 22 न्यूट्रॉन। इसमें भाई 20 प्रोटॉन है तो 20 ही न्यूट्रॉन है। तो देखो ना, तो इनके नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होते, ना इनके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होते आइसोबार्स में। आइसोटोप, आइसोटोप्स में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सेम होते हैं, न्यूट्रॉन्स अलग अलग होते हैं। ऐसे याद रखना, ऐसी छोटी छोटी बातों से सवाल बनते हैं। तो एग्जाम्पल भी हो गया। ऐसे इसी एग्जाम्पल में एक और जोड़ा जा सकता है, 19 के ये पोटेशियम 40, ये भी ऐसा ही है। तो यहाँ पर सबके मास सेम है, लेकिन अब ये देखो सारे अलग अलग हो गए तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज अलग हो जाएंगी, अलग हो जाएंगी। पर कई लोगों के ऐसे दिमाग में आता है कि यार सबके वजन सेम है तो फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम होनी चाहिए। सेम नहीं होती पर भाई फिजिकल प्रॉपर्टी, वो अलग डेंसिटी का मटेरियल है, वो अलग डेंसिटी का मटेरियल है, उनके बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट अलग। भाई कैल्शियम अलग चीज है, आर्गन अलग चीज है, कैल्शियम मेटल है, आर्गन गैस है, तो उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी सेम नहीं होती। ठीक है भाई, तुम कहोगे कि वो सॉलिड फॉर्म में मिलता है, वो गैसियस फॉर्म में, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज भी अलग होती है इनकी, और केमिकल तो अलग ही होंगी क्योंकि वो अलग ही मटीरियल के। आइसोटोन्स, आइसोटोन में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम रहते हैं, तुम्हें तो बस जो सेम रहता है वो याद रखना है। आइसोटोप में कौन रहता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। आइसोबार्स में कौन रहता है, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स यानी मास नंबर। ठीक है, और आइसोटोन्स में कौन रहता है, आइसोटोन्स, टॉप्स नहीं, आइसोटोप्स के, आइसोटोप्स जैसा मत समझ लेना इसको, आइसोटोप्स अलग चीज है। तो आइसोटोन्स में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम रहते हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम करते हैं, अरे क्या लिख दिया, आइसोटोन्स। हाँ, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन देखो कैसे सेम करेंगे, 17 केल्विन 30, ये क्लोरीन 37 और 19 पोटेशियम 39। अभी तुम्हारे दिमाग में पीछे तो 19 पोटेशियम 40 लिख के है, तो भाई वो आइसोटोप्स हैं, यानी 19 पोटेशियम 39 भी मिलता है और 19 पोटेशियम 40 भी मिलता है, जैसे 6 कार्बन 12 भी मिलता है, 6 कार्बन 14 भी मिलता है, ऐसा है, तो ये भी मिलता है। तो इन दोनों में तुम गौर से देखोगे, जब सब्ट्रैक्ट करोगे ना इसका मास नंबर से ये इसका एटॉमिक नंबर, तो इसमें भी 20 ही आया और ये इसमें भी 20 ही आया। इसका मतलब उसमें भी न्यूट्रॉन 20 है, इसमें भी न्यूट्रॉन 20 है, तो ये आइसोटोन्स कहलाते हैं। ठीक है, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी अलग है। अलग क्यों, क्योंकि ये पोटेशियम अलग चीज है, क्लोरीन अलग चीज, क्लोरीन गैस है, पोटेशियम मेटल है, हाईली रिएक्टिव मेटल है, और ये तो बहुत ही कम रिएक्टिव होता है क्योंकि ये इनर्ट गैस के आसपास चला गया। यानी चलो ठीक है, कैसा भी हो रिएक्टिविटी में, पर ये है अलग चीज। ठीक है, तो केमिकल प्रॉपर्टीज अलग है इनकी और फिजिकल प्रॉपर्टीज भी अलग है, एक गैसियस है एक सॉलिड है, तो बिल्कुल ही अलग चीज हो गए। ठीक, तो ये हो गया, लास्ट दो बचे हैं, आइसोमर्स और मिरर न्यूक्लियाई। आइसोमर्स में क्या होता है, आइसोमर्स तुमने उसमें पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो आइसोमर्स क्या होते हैं, सेम टू सेम ही मटेरियल होता है। जैसे यूरेनियम है मेरे पास, यूरेनियम 92, यूरेनियम 235, देखो ये रिप्रेजेंटेशन है न्यूक्लियाई की। एक्स तो उसका सिंबल है, उसके पैरों में लिखा जाता है जेड, जेड यानी उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या उसका एटॉमिक नंबर बोल दो उसको, और ऊपर माथे पे यहां लिख दो, वो होता है उसका मास नंबर। मास नंबर यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलके, या तो ए यहां लिख सकते हो या ए यहां भी लिख सकते हो, कैसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी है।
तो यहाँ पर जो मैंने लिखा है इसके अंदर वो क्या है, 235 तो उसका मास नंबर है और 92 उसका एटॉमिक नंबर है। ये बस क्या है, उसमें है एक्साइटेड स्टेट में है, यानी इसके पास कुछ एनर्जी है। अब ये एनर्जी खर्च करके करेगा क्या, वापस से ग्राउंड स्टेट में आ जाएगा चुपचाप। ठीक है, पैसे थे, पैसे वैसे उड़ा दिए, पैसे किस फॉर्म में उड़ा दिए, गामा रेज की फॉर्म में उड़ा दी। तो एनर्जी इसने उड़ा दी और वापस अपनी ग्राउंड स्टेट में आ गया। तो देखो इन दोनों को, ये वाला और ये वाला, इन दोनों को हम क्या कहते हैं, एक दूसरे के आइसोमर्स कहते हैं। आइसोमर्स का मतलब क्या है कि ऐसे न्यूक्लियाई जिनकी मतलब एटॉमिक नंबर भी सेम है, मास नंबर भी सेम है, बस क्या है एक एक्साइटेड स्टेट में एक ग्राउंड स्टेट में। ठीक है, तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज कैसी हो जाएगी भाई, वो भी यूरेनियम वो भी यूरेनियम, एक ही तो घर के हैं, तो दोनों केमिकल प्रॉपर्टी सेम है। दोनों वजन बराबर है, सेम ही है, तो दोनों की फिजिकल प्रॉपर्टीज भी सेम है। ठीक है, तो यहां से हम क्या कह देंगे, एटम्स दैट हैव द सेम एटॉमिक नंबर सेम मास नंबर और बट एग्जिस्ट इन दी डिफरेंट एनर्जी स्टेट, उनको हम क्या कहते हैं, उनके आइसोमर्स कहते हैं। ठीक है, एक ग्राउंड स्टेट में होता है और एक मेटास्टेबल स्टेट या एक्साइटेड स्टेट में, हायर एनर्जी वाली स्टेट में होता है। अब यहां एग्जांपल दे रखा है जैसे ये टेक्नेटियम का, हमने यूरेनियम वाले समझा दिया। तो इसमें एक तो ये M लगा रखा है, जो M दिखा रहा है उसकी मेटा स्टेट को, यानी एक्साइटेड स्टेट को दिखा रहा है। हमने स्टार लगाया, तो स्टार लगा दो M लगा दो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। पर ये देखो रिएक्शन करके क्या दिखा रखी कि ये मेटा स्टेट से टेक्नेटियम ग्राउंड स्टेट में आ गया है और गामा रेज रिलीज कर दी इसने, यानी एनर्जी रिलीज कर दी। इसको गामा वाले को हम क्या कहते हैं, एनर्जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ना गामा, तो इसने एनर्जी रिलीज कर दी, तो वापस अपनी ग्राउंड स्टेट में आ गए। ये आइसोमर्स हो गए। तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम है क्योंकि सेम ही घर के हैं और फिजिकल भी सेम होती है, बस एक रेडियो एक्टिव होता है। रेडियो एक्टिव का मतलब ये रखा रखा डीके कर जाएगा, थोड़ी देर में ग्राउंड स्टेट में चला जाएगा, बस इतना सा है। मिरर न्यूक्लियाई देखो ये बहुत ही बढ़िया है। मिरर न्यूक्लियाई में ऐसा है, जैसे तुम्हारे पास ये एक्स है और ये वाई न्यूक्लियाई है, इसमें मान लेते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स Z1 है और इसका मास नंबर है A1, और इसका नंबर ऑफ प्रोटॉन Z2 है और इसका मास नंबर है A2। अब फिलहाल मैं इस A1 A2 जगह इतना लिख रहा हूं कि इसमें कोई न्यूट्रॉन होंगे N1 और इसमें न्यूट्रॉन होंगे N2। तो मिरर न्यूक्लियाई बस इतना सा कहता है, जैसे मिरर रख देते हैं ना बीच में, मिरर रख दिया मैंने बीच में, तो मिरर न्यूक्लियाई इतना कहता है कि इसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इसके नंबर ऑफ न्यूट्रॉनों के बराबर होंगे और इसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इसके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के बराबर होंगे, ऐसे तिरछा बराबर होता है। एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा। देखो यहां पर क्या कर, अब तुम इनको गौर से देखोगे ना तो ये आइसोबार की ही कैटेगरी से निकलेंगे। देखना कैसे बनेंगे स्पेशल वाले आइसोबार, जैसे एक तो ये ले लो तुम, ये 1H3 और 2 हीलियम 3, ये तो हाइड्रोजन का आइसोटोप उठा के लाया हूं, ये हीलियम का आइसोटोप उठा के लाया हूं, क्योंकि 2 हीलियम 4 भी होता है। इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन बोलो कितने हैं, Z कितने इसमें 1, इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं 2। ठीक है, अब निकालो इसके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं, तो वो होता है भाई A-Z, मैंने मास नंबर में से प्रोटॉन घटा दो, तो 3 में से 1 प्रोटॉन गया तो 2 न्यूट्रॉन है इसके पास, भाई 3 है ना टोटल इंसान, 1 प्रोटॉन वाला है और कुल मिलाकर 3 है, तो बाकी क्या बचे 2 न्यूट्रॉन है, और इसके अंदर न्यूट्रॉन कितने हैं 1। अब तुम देखो गौर से, ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, ऐसा। तो ये क्या हो गए, मिरर न्यूक्लियाई हो गए एक दूसरे के, यानी ए पेयर ऑफ आइसोबार्स, आइसोबार ही है देख लो, ये 3 ये 3, तो आइसोबार यानी वजन बराबर है जिनका। ए पेयर ऑफ आइसोबार वेयर द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन वन इक्वल्स टू द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन द अदर, एक का प्रोटॉन दूसरे के न्यूट्रॉन से हो। तो कार्बन 13 और नाइट्रोजन 13 में देख लो, कार्बन 13 में 6 प्रोटॉन है पर न्यूट्रॉन 7 है, क्योंकि टोटल 13 हुए, और 7 न्यूट्रॉन 13 में क्या हुआ है 7 प्रोटॉन है पर 6 न्यूट्रॉन है, टोटल तो है 13 ही, तो मास नंबर इन दोनों का सेम है। तो इनकी क्या हो गई भाई, केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी दोनों डिफरेंट हो गई। क्यों, क्योंकि एक कार्बन है एक न्यूट्रॉन है, अलग अलग घर के इंसान है तो इनकी प्रॉपर्टीज अलग है। ठीक है, एक उसमें आता है अलग ग्रुप में, एक अलग ग्रुप में आता है। और फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग क्यों है, क्योंकि भाई ये उसकी डेंसिटी अलग होगी, उसकी डेंसिटी अलग होगी, कोई कंडक्टर होगा कोई नहीं होगा, तो उनकी वो भी सब अलग हो गई है। ठीक है भाई, अब आ जाते हैं मेन टॉपिक पर। अब तक हमने देखो क्या पढ़ लिया है, मैं बता रहा हूं। एक तो हमने पढ़ लिया डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियाई, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, ये सब हमने समझ लिया। उसके बाद हमने समझ लिया है ये
टाइप्स ऑफ न्यूक्लियाई। तो मैं एक बार फ्लो चार्ट में लिख के चलता हूँ वापस से, तुम्हें समझ आ जाएगा कि कहाँ से चल रहे थे और कहाँ पहुंच चुके हैं हम। तो फ्लो चार्ट में हमने क्या कहा था, देखो डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियाई समझी, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन समझा, और फिर एटॉमिक मास यूनिट अब मैं समझा रहा हूँ, क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूक्लियाई हमने निपटा दिया है। ठीक है, तो एटॉमिक मास यूनिट अभी समझा रहा हूँ। एटॉमिक मास यूनिट समझते ही फिर हम चले जाएंगे इसके साइज निकालेंगे, डेंसिटी वेंसिटी निकालेंगे, ये सब बात करेंगे। ठीक है, तो इस पे आ जाते हैं एटॉमिक मास यूनिट पर, कि ये एटॉमिक मास यूनिट क्या है। तो यहां पर भाई मैंने ये एग्जाम्पल जो उठा रखा है, आपको जो तरबूज वरबूज दिख रहे होंगे, ये 9th क्लास से उठा के लाए, 9th क्लास के एनसीईआरटी में दे रखा है 3rd चैप्टर में। वो मोलिक्यूल्स और एटम वाला है ना, वो वहां से उठा के लाए। वहां बहुत बढ़िया तरीके से समझा रखा है इस एटॉमिक मास यूनिट को। तो एटॉमिक मास यूनिट को AMU भी लिखते हैं या सिंपल यू भी लिखते हैं, यूनिफाइड यूनिट, ऐसे करके सिंपल यू भी लिखा जाता है ऐसे करके। तो ये समझो होता क्या है। तो पहले तो इसको एक एनालॉजी से समझाया कि भाई इमेजिन करो कि एक फ्रूट सेलर है, फ्रूट बेच रहा है विदाउट एनी स्टैंडर्ड वेट, उसके पास कोई वजन तोलने की चीज नहीं, मतलब बाट वाट वगैरह नहीं उसके पास, बेचारे के पास पत्थर वत्थर से तोल के काम चला रहा है। तो क्या करता है, ही टेक से वाटरमेलन, कोई तरबूज लेता है, और दिस हैज ए मास इक्वल टू 12 यूनिट्स, मान लेता है, खुद ही मान लेता है अपनी तरफ से कि मेरा जो तरबूज है इसका वजन कोई 12 यूनिट है, मतलब 12 किलो नहीं, उसने अपनी मनमर्जी की यूनिट बना दी, फ्रूट सेलर यूनिट। तो अपनी ऐसी यूनिट बना दी कि इसके वजन मानूंगा मैं अपनी कोई 12 यूनिट, 12x मान लेते हो, 12x मान लूंगा मैं, तो उस ऐसा मान लिया, और इसके कर दिया भाई इसने 12 टुकड़े, तो एक टुकड़े का वजन कितना आ गया x। तो उसने क्या किया, 12 वाटरमेलन यूनिट्स और 12 फ्रूट मास यूनिट, और ही मेक्स ए 12 इक्वल पीसेज ऑफ द वाटरमेलन एंड फाइंड्स द मास ऑफ ईच फ्रूट ही इज सेलिंग। अब जो भी कुछ भी तोल रहा है, जैसे देखो इसने सेव बेचे, तो सेव को किससे तोल रहा है, तरबूज से तोल रहा है, तो तरबूज इसका वैल्यू कितनी है x, तो उसने कह दिया भाई ये सेव ले जाओ, इसका वजन कितना है x। अगर 2x तुलवाना है, इसका दुगना लेना है, तो भाई ये दो वो रख देगा तरबूज के टुकड़े यहां पर, ऐसे कर करके तोल रहा है। इस तरीके से इसने अपना फिक्स कर रखा है कि x वजन का मैं इतना रुपए लेता हूं, ऐसे इसने फिक्स कर रखा अपना। ठीक है, तो इसने 1 पीस ऑफ वाटरमेलन से सारा काम किया है। नाउ ही सेल्स इज फ्रूट बाय द रिलेटिव से फ्रूट मास यूनिट FMU। इस FMU की जगह हमें क्या बनाना है, AMU, एटॉमिक मास यूनिट। फ्रूट मास यूनिट की जगह एटॉमिक मास यूनिट लाना है। ये जो फ्रूट मास यूनिट है ना, इसकी जगह एटॉमिक मास यूनिट हमें लेके आना। तो वो समझो, देखो कैसे आएगी, उसको ऐसे समझ सकते हो। अब साइंटिस्ट लोगों ने कार्बन ही क्यों लिया, अभी पता नहीं उनके क्या वो थी। ऑक्सीजन भी लेते हैं, केमिस्ट्री वाले ऑक्सीजन से करते हैं, और ये फिजिक्स वाले कार्बन से करते हैं, जिससे एक्यूरेट वैल्यू आ जाए उसी से कर लेते हैं। ऑक्सीजन से पहले इसलिए करते थे क्योंकि ऑक्सीजन है केमिस्ट्री का आलू, आलू जैसा शेप है, देखो आलू जैसा दिख रहा है, और आलू देखो हर चीज के साथ बन जाता है, सब्जी बनाओ ना तो हर सब्जी में आलू डाला जा सकता है ज्यादातर। तो एक ऑक्सीजन भी ज्यादातर चीजों के साथ रिएक्ट कर लेता है, इसलिए इसी को स्टैंडर्ड लेके चलते थे। लेकिन भाई ये फिजिसिस्ट लोगों ने पता नहीं क्या प्रिसीजन के चक्कर में कार्बन ले लिया। तो देखो कार्बन से उसने कैसे डिफाइन किया कि एक मोल कार्बन 12 वाला, कार्बन कौन कौन से होते हैं, कार्बन के दो आइसोटोप है ना, एक तो 6 कार्बन 12 और एक 6 कार्बन 14, तो कार्बन 12 वाला लिया इनने। एक मोल कार्बन 12 का मास, मोलर मास कितना होता है, 12 ग्राम ही होता है, क्योंकि तुमने एक मोल लिया है, पूरा एक मोल लिया है। और एक मोल में कितने एटम्स होते हैं, मैं तो एक एटम पे पहुंचना चाह रहा हूं, एक तरबूज पे पहुंचना चाह रहा हूं। ठीक है, तो एक मोल में होते हैं अवोगाद्रो नंबर जितने, यानी 6.023 इंटू 10 की पावर 23 हो गए एटम्स। एटम्स भी कौन से, ये कार्बन 12, रुको एक मिनट ये अटक गया। कार्बन 12 एटम्स ले लिए इतने ज्यादा, का मास कितना हो जाएगा, वही 12 ग्राम ही रहा। अरे भाई एक मोल बोलो या इतने एटम्स बोलो, बात तो एक ही है ना। अब मैं कह रहा हूं यूनिटरी मेथड लगाओ, इतने सारे कार्बन एटम्स का वजन 12 ग्राम है, तो एक एक सिंगल कार्बन एटम, एक कार्बन 12 एटम का वजन, का मास कितना आएगा, डिवाइड कर देंगे भाई। 50 रुपए की 10 पेन आए,
तो 1 रुपए का कितना पेन आएगा, इससे डिवाइड कर देंगे ऐसे करके, वो करते हो ना तुम यूनिटरी मेथड, वैसा ही चीज़ है वो। तो एक कार्बन 12 एटम का मास क्या हो जाएगा, बस डिवाइड कर देंगे इसको, 12 ग्राम डिवाइडेड बाई 6.023 10 की पावर 23। अब इस ग्राम को मैं किलोग्राम लिखना चाह रहा हूं, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 10 की पावर -3 किलोग्राम लिख सकता हूं, क्योंकि ऐसा यूनिट में आंसर चाहिए मेरे को, वजन तो किलोग्राम में चाहिए, ग्राम में नहीं चाहिए मेरे को। ठीक है, तो चलते आगे इससे। ये जब तुम वैल्यू कैलकुलेट करोगे भाई, ये कुछ ऐसा आएगा, देखो सीधा सीधा तुम्हें दिख रहा होगा, नीचे है 6 ऊपर है 12, तो मोटा मोटा 2 बार डिवाइड जाता, पर इस 6 से थोड़ा सा फालतू है, तो आंसर भी 2 से थोड़ा सा कम आएगा। तो थोड़ा सा कम कितना आएगा, 1.99, मतलब दुगना सा ही है ना ऊपर, देखो 6 का 12 ऊपर, इंटू 10 की पावर, देखो -3 पहले से, 23 ऊपर जाके माइनस का और हो गया, तो कितनी होगी पावर, 10 की पावर -26 kg। ये किसका है, एक एटम का वजन आया है ये तो, एक एटम का वजन नहीं चाहिए मेरे को, यानी ये तो एक तरबूज का वजन आया है। अभी तो मेरे को तरबूज के 12 टुकड़े करने, तो मेरे को चाहिए 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन 12 एटम का मास, उस कार्बन 12 का एक एटम का भी 12वां टुकड़ा चाहिए मेरे को। तो इसका मतलब मेरे को क्या करना पड़ेगा इसमें, 1.99 इंटू 10 की पावर -26 kg में डिवाइड करना पड़ेगा 12 का। इसी चीज को, जो ये यहां पर लिखी हुई ना, इसी चीज को हम कहते हैं एटॉमिक मास यूनिट, AMU। यानी कार्बन 12 के एक एटम का 12वां हिस्सा, 12वां टुकड़ा, उसको हम कहते हैं एक एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, इसे ही हम एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं। जब तुम इसमें डिवाइड करोगे, देखो डिवाइड सीधा सीधा नहीं जा रहा है यहां पर, इसको पूरी को 10 से मल्टीप्लाई करो और 10 से डिवाइड करो, तो 10 से मल्टीप्लाई किया भाई तुमने, तो ये आया 19.9, मल्टीप्लाई कर दिया, और 10 से डिवाइड किया था, तो पावर होगी -27 kg। ठीक है, अब करो डिवाइड 12 से। अब तो देखो 19 में 12 का डिवाइड किया जा सकता है खूब आराम से, वो जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1.66, इतना। देखो 12 का 1.5 गुना होता है 18, और 18 से जरा सा ही ऊपर है, तो 1.66 टाइम्स जाएगा, आराम से करके देख लेना तसल्ली से। -27 ये स्टैंडर्ड वैल्यू है, इसलिए याद है भैया, ये होता है 1 AMU। ये वैल्यू तुम्हें याद करनी है, अब याद रखनी है ये, कि एक एटॉमिक मास यूनिट इतना होता है। ठीक है, एक एटॉमिक मास यूनिट इतना होता है, 1.66 इंटू 10 की पावर -27 kg एक AMU होता है। इसी को कई जगह एक U भी लिखा रखते हैं, U भी वही होता है, AMU को ही U बोलते हैं, तो कई जगह लिखने का फर्क हो जाता है। इतना वजन तो कहीं देखा देखा सा लग रहा है, ऐसा लग रहा है मेरे को। अब AMU समझ आ गया ना, AMU है बहुत छोटा सा बांट, जो बहुत छोटा सा वेट, जिससे हम अब एटम वगैरह को तोल लेंगे। एक कार्बन एटम, जो कार्बन 12 जो आइसोटोप था, उसके एक एटम का 12वां जो टुकड़ा है, 12वां जो वजन है, उसको हम AMU, ये बांट बना ले भाई हम। अब मैं देख रहा हूं मास ऑफ प्रोटोन, एक प्रोटोन को तोल के देख रहा हूं, तराजू में इधर रखा है प्रोटोन और इधर रख रहा हूं AMU, तो कितने AMU लगेंगे वो देखना चाह रहा हूं मैं। तो भाई मेरा जो प्रोटॉन का वजन था वो था 1.672 इंटू 10 की पावर -27 kg। मास ऑफ न्यूट्रॉन थोड़ा सा भारी होता है, बस इससे जरा सा भारी होता है, 1.675 इंटू 10 की पावर -27 kg। इसमें कितना फर्क है, यहां बस 1.66 है और यहां 1.67 है, जरा सा ही तो फालतू है इसके अंदर, प्रोटॉन में जरा सा ही तो वजन फालतू है। तो मैं तुमसे बस इतना कहना चाह रहा हूं सिंपल सिंपल, कि ये बताओ एक प्रोटॉन में कितना एटॉमिक मास यूनिट होता है, एटॉमिक मास यूनिट में निकालो। तो तुम्हें क्या करना है, इस वैल्यू से डिवाइड कर देना, इसमें इस वाली वैल्यू में डिवाइड कर देना, तो डिवाइड करते तुम्हें पता चल जाएगा कितने एटॉमिक मास यूनिट है तुम्हारे पास। ठीक है भाई, भाई कैसे डिवाइड डिवाइड क्यों किया, अब तुम्हारे दिमाग में आएगा डिवाइड ही क्यों किया। तो भाई 1.66 इंटू 10 की पावर -27 kg में
वजन होता है 1 AMU, तो 1 kg में वजन कितना होगा 1 AMU डिवाइडेड बाई 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg, और मास ऑफ प्रोटॉन 1.672 इंटू 10⁻⁻27 kg में वजन कितना होगा, तो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, मान लीजिए आपके ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे तो पता चल गया ना। प्रोटॉन के मास में AMU के मास का डिवाइड किया है तो आंसर उतना ही आ जाएगा, तो आंसर तुम्हें मिल जाएगा, एग्जैक्ट आंसर तुम्हें मिल जाएगा। तो एग्जैक्ट आंसर जो आएगा कितना आएगा 1 पॉइंट टाइम, देखो बस इसमें बस जरा सा ही फर्क है, तो 1 गुना तो सीधा सीधा है, बस थोड़ा सा ऊपर है तो आता है 1.0072 AMU, ठीक है, इतना आता है बस। इसमें करोगे डिवाइड तो जरा सा भारी है, बस इससे 1.0086 AMU। मैं तुमसे कह रहा था ना कि ये ऊपर जो वैल्यू, इस पे अभी ध्यान मत दो, समझ आ जाएगी। यहाँ देखो ये लिखी हुई, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर 1.0086U, ठीक है, ये AMU के बाट से तोल के बोल रहा था मैं, उस वेट में बोल रहा था, ठीक है। आ गई इतनी वजन। एक चीज अब तुम्हारे लिए है, ये तुम खुद भी कैलकुलेट कर सकते हो वैसे तो, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ये कितना होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। इसमें भी जब तुम इसका AMU का डिवाइड करके, AMU के वजन का डिवाइड करके कैलकुलेट करोगे तो भाई ये जो वजन आएगा वो आएगा 0 पॉइंट, अब देखो यहाँ तो डबल जीरो चल रही है, 2 जीरो चल रही है, इसमें आएगी 3 जीरो, 1 2 3 और फिर आएगा 55 AMU। ये स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं भाई, ये तुम्हें याद रखनी है, ये वैल्यूज तुम्हें याद करनी पड़ेंगी। हालांकि ये देख के रखते हैं न्यूमेरिकल जब सोल्व करवाते हैं, पर मैं इसलिए बोल रहा हूं इसको कि भाई नॉलेज या अंडरस्टैंडिंग कैटेगरी में अगर सवाल आ गया, MCQ ही आ गया सीधा सीधा कि भाई मास बताओ उसका प्रोटॉन का AMU में कितना होता है, तो तुम कैलकुलेट करो, वहां टाइम खराब करो उसके चक्कर में, इससे बड़े इसको याद कर लेना, इन वैल्यूज को, 3 ही वैल्यूज है बस और कुछ नहीं। जैसे तुमने ये 3 वैल्यूज याद कर रखी है, ऐसे ही ये 3 वैल्यूज याद कर लेना, बस इतना सा काम है, हो जाएगा। अब बन गया भाई मेरे पास AMU में, यानी मैंने एटॉमिक मास यूनिट भी पढ़ ली है। अब इससे आगे एक जो सवाल है तुम्हारा दिमाग में कीड़ा जगाने के लिए, कि एक तो होता है मास नंबर, एक तो होता है भाई मास नंबर, और एक होता है एटॉमिक मास, एटॉमिक मास। ये दोनों चीजें अलग अलग हैं भाई, मास नंबर A होता है और एटॉमिक मास उसका M होता है, दोनों अलग बात है, बिल्कुल अलग अलग बात है। जैसे तुमने कई जगह देखा होगा, क्या देखा है कि जो पीरियोडिक टेबल होते हैं ना, पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल में आप लोगों ने देखा है कि पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स के सामने उनका वजन लिख के रखते हैं, कईयों में तो पॉइंटों में लिखा रहता है। जैसे तुमने देखा होगा ये वाला कि ऑक्सीजन 8, पर इस पे वजन लिख, यहां तो लिख के रखते हैं ऐसा, लेकिन इसका जो वजन होता है वो लिख के रखते हैं 15.99, यानी कई तो जगह तुमने पॉइंटों में वैल्यू देखी है और कई जगह तुमने ये इंटीजर वैल्यू देखी है कंप्लीट। तो ये डिस्क्रिपेंसी क्यों है, अलग अलग क्यों है भाई, तो ये अलग अलग इसलिए है कि ये तो बता रहा है उसका एक्चुअल वजन, जब उसको तोलोगे तराजू पे रखोगे तो जो वजन आएगा वो, और जो ये 16 है वो ये बता रहे नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स कि उसके अंदर इंसान कितने हैं। तो एटॉमिक मास, ये जो मास नंबर है ना, ये तो नंबर है, नंबर, और ये मास है, मास, इसकी यूनिट है केजी, इसकी कोई यूनिट नहीं है, ये तो बस इंसान बता रहा है कि कमरे में कितने इंसान है, उन इंसानों का वजन कितना है वो तुम्हें खुद देखना है। जैसे खुद सोच के देखो भाई, मेरे पास हाइड्रोजन का कमरा है, हाइड्रोजन का कमरा है, हाइड्रोजन का जब तुम वजन करोगे तो इसका वजन आएगा, प्रोटॉन का वजन आएगा 1.0072 AMU, क्योंकि प्रोटॉन है, और इलेक्ट्रॉन का वजन कितना आएगा 0.00055 AMU। अभी तो निकाले, इन सबको जब तुम तोल लोगे तो वो 1 पॉइंट कुछ जाएगा ना, 1 पॉइंट कुछ वैल्यू जाएगी, सीधी सीधी दिख रही है, ऊपर जा रही है, और नहीं तो तोल ही लेते ना भाई, 3 जीरो हैं तो ये हो जाएगा 5770, ऐसा हो जाएगा, तो 0.00775 हो गया। और राउंड ऑफ में ले
तो 5 के आगे ओड नंबर है, तो 5 को हटाया जा सकता है और इसको क्या लिखा जा सकता है, 8 लिखा जा सकता है। तो 0078। देखो अगर ऐसा होता ना 6 5 और 5 को हटाना होता तो इसको ऐसा लिखा जा सकता था, मतलब 60 लिखा जा सकता था क्योंकि इवन नंबर है। और अगर ऐसा होता ओड नंबर होता, इस 5 के आगे इधर ओड नंबर होता तो फिर वो बढ़ा के लिखा जाता है। तो ये राउंडिंग ऑफ के कुछ रूल होते हैं, ये आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़े होंगे, तो वो नहीं सिखा रहा मैं अभी यहाँ पर। तो मैं तो बस मोटा मोटा इतना बता रहा हूँ कि हाइड्रोजन का वजन कितना है। हाइड्रोजन का वजन है इतना AMU, यानी प्रोटॉन से भारी है और न्यूट्रॉन से हल्का है। देख लो यहां आ रहा है बीच में 0078 बीच में आ रहा है कहीं, ऐसा होता है। तो एक्चुअल वजन तो है उसका इतना, लेकिन जब तुम इसका मास नंबर लिखोगे तो कैसे लिखोगे, ऐसे लिखोगे इसके लिए 1H1। तो यहां तो 1 लिखा है मास नंबर, और मास कितना आ रहा है 1 पॉइंट कुछ। तो मास, एटॉमिक मास अलग चीज है, मास नंबर अलग चीज है, ये कहना चाह रहा हूं मैं बस। ये दोनों चीजों में फर्क होता है, ठीक है, कंफ्यूज मत होना इनमें आपस में। मास नंबर एकदम ऑलवेज ए इंटीजर, एक इंटीजर नंबर होता है ये, ठीक है। और ये पॉइंट में भी हो सकता है, पॉइंट में भी हो सकता है, ठीक है, ऐसा है। वो वजन है, वो नंबर है। अब आ जाते हैं इस पर। भाई हमने क्या पढ़ लिया है, एटॉमिक मास यूनिट पढ़ लिया है। अब हमें जो पढ़ना है वो है इसका साइज। तो मैं बस जस्ट साइज साइज आज पढ़ा रहा हूं आपको, डेंसिटी वेंसिटी पढ़ेंगे कल। देखो जो चैप्टर में बच गया मैं दिखा रहा हूं तुम्हें फिर से एक बार। इसमें हमने शुरू किया था डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियाई पढ़ा, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन पढ़ा, एटॉमिक मास यूनिट समझ लिया, क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूक्लियाई समझ लिया। अभी जो नीचे बचा ना इसका बारे में बता रहा हूँ, बस साइज साइज आज पढ़ा रहा हूँ। कल जो हम पढ़ेंगे वो डेंसिटी, ये वाला टॉपिक, मास डिफेक्ट, बाइंडिंग एनर्जी, तो कल ये खत्म हो जाना चाहिए। और फिर एक दिन में पढ़ेंगे न्यूक्लियर फोर्स और एक दिन में पढ़ेंगे न्यूक्लियर एनर्जी। तो कुल मिला के 3 दिन और लगेंगे इसमें, तो वही एटम जितने 4 लेक्चर का ये चैप्टर है। तो बस ये साइज साइज समझ लो बस, फिर क्लास खत्म कर देंगे आज की। तो साइज के बारे में आते हैं, देखो साइज क्या है। देखो जो एटॉमिक साइज है वो, मतलब न्यूक्लियाई का जो साइज है वो तो एक्चुअल में तो वैसे निकाला गया था, जो हमने किया था ना रदरफोर्ड का स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, तो वो उससे निकाला था हमने। तुम्हें याद होगा हमने एक न्यूमेरिकल किया था कि 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का कोई अल्फा पार्टिकल फेंक के मारा है किसके ऊपर, न्यूक्लियाई के ऊपर। तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच कितनी है उसकी वो निकालो। तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच से हमने उसको किया था। तो ये भाई तुम्हारा न्यूक्लियाई है। इस न्यूक्लियाई का मैं साइज निकालना चाह रहा हूं, तो मैं अल्फा पार्टिकल को फेंक के मारूंगा, ये जाएगा क्लोजेस्ट अप्रोच तक जाएगा और घूम के वापिस आ जाएगा इधर, है ना। क्लोजेस्ट अप्रोच तक तो जाएगा और ये घूम के वापिस आ जाएगा ऐसे। तो ये जितनी इसने क्लोजेस्ट अप्रोच, जितना नजदीक पहुंचा है, ये जितना भी इसके नजदीक पहुंचा है, इसे हम कहते हैं इसकी डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। ये वाली जो डिस्टेंस है ना, जितना ही नजदीक पहुंच गया, इसको हम कहते हैं इसकी डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच हमने कैसे निकाली थी, वो हमने निकाली थी कि इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है, अल्फा पार्टिकल की जो काइनेटिक एनर्जी है, वो इसकी क्लोजेस्ट अप्रोच पे पहुंच के सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी बदल गई, क्योंकि रुक गया वहां जाके, स्टॉप सा लग गया, ब्रेक सा लग गया, वहां जाके रिपेल हो रहा है। तो इस पॉइंट पे जाके, यहां जाके वो रुक सा गया है, तो सारी काइनेटिक उसकी पोटेंशियल में बदल गई है। तो काइनेटिक एनर्जी को मैं लिख देता हूं E या हाफ mv² भी लिख सकते हो, सीधा हाफ mv² लिख दो, चलो कोई नहीं, हाफ mv² भी लिखा जा सकता है अगर ये v वेलोसिटी से आ रहा था तो। और पोटेंशियल एनर्जी कितनी लिखी जा सकती है, दो चार्जेस की। इसका चार्ज कितना होता है 2e, और इसका चार्ज न्यूक्लियाई का कितना होता है Ze, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के। तो Ze और इसका लिख दिया 2e, और डिस्टेंस कितनी डिस्टेंस पे पहुंच गए दोनों, r0 की डिस्टेंस पे पहुंच गए, तो ये पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो यहां से तुम r0 की वैल्यू निकाल सकते हो, वो कितना जाएगा kz, नहीं मतलब वो 2 भी तो है यहां पर, हाँ तो 2 को भी कंसिडर करना है। तो k 2ze² डिवाइडेड बाई हाफ mv², हाफ mv² नीचे भेज दिया सारा का सारा। तो ये मेरे पास किसका फॉर्मूला मिल गया है, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का। यहां से मैं जैसे अगर तुमसे कह दूं कि भाई काइनेटिक एनर्जी 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की थी, तो तुम उसको जूल में बदल के लिख देना। और तुमसे कह दूं ना गोल्ड के ऊपर फेंक के मारा, तो यहाँ 79 लिख देना। ऐसा करके जब तुम वैल्यू निकालोगे तो वो आई थी 30 फर्मी। हमने कैलकुलेट किया है, ये एग्जैक्ट देख लेना, एटम चैप्टर में ये एग्जाम्पल है। तो
तो 30 फर्मी आ रही है, 30 फर्मी, 30 फर्मी मतलब 10⁻⁻15 मीटर, और इसको हम बोलते हैं फेम्टोमीटर, फर्मी, फेम्टोमीटर या फर्मी ऐसा बोलते हैं। इतनी आ रही है, पर इसका एक्चुअल जो साइज होता है वो होता है 6 फर्मी ही होता है। तो 30 फर्मी ना होके 6 फर्मी होता है इसका साइज। तो वो कैसे इसको जस्टिफाई करेंगे, हम कहेंगे कि भाई इसके बिल्कुल नजदीक नहीं गया था, टच करके नहीं आया था। टच करता तो क्या पता ये डिस्टेंस बहुत घट के 6 ही हो जाती, बस अभी तो 30 है फिर घट के 6 ही हो जाती। तो टच करके नहीं आया, इसलिए ये बीच का स्पेस रह गया थोड़ा सा, इसलिए 30 फर्मी आ रहा है। तो यहां से बस हमें इतना अंदाजा लग रहा है क्या, कि जो न्यूक्लियाई का जो साइज है, देखो यहां से साइज निकालेंगे हम कि जितनी नजदीक तक ये पहुंच गया है, इसका मतलब इसके साइज जितना ही तो बचा होगा। अब भाई इसका साइज ही तो बचा होगा बस। तो इसका मतलब साइज निकाला जा सकता है न्यूक्लियाई का क्लोजेस्ट अप्रोच की डिस्टेंस निकाल के, कि जितना नजदीक जाएगा उतना उसकी एग्जैक्ट आंसर पता चलता जाएगा न्यूक्लियाई के साइज का, क्योंकि टच कर सकता है हद से हद। तो न्यूक्लियाई का साइज किस लेवल का आ गया है, 10⁻⁻15 मीटर लेवल का आ गया है, यानी फर्मी लेवल का आ गया है। ठीक है, इतना छोटा होता है, एटम से लाख गुना छोटा होता है। एटम का 10⁻⁻10 होता है और न्यूक्लियाई का साइज 10⁻⁻10 होता है। हम ऐसे नहीं करेंगे इसको, एक अलग फॉर्मूला और है। अलग फॉर्मूला ये है, सुनो। अगर मेरे पास ए नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, ए नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, तो जैसे ये न्यूक्लियाई है, इसके अंदर प्लस प्लस, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्रोटॉन सब भरे पड़े, तो 4 लोग दिखाए मैंने। ऐसे ही ए हो सकते, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स ए हो सकते। तो एक तो न्यूक्लियाई है जिसमें एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, एक न्यूक्लियाई ये है जिसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन 4 लोग हैं। तो बताओ साइज किसका बड़ा होगा, इसका साइज बड़ा होगा कि इसका साइज बड़ा होगा? भाई इसमें, इस घर में 2 इंसान रहते हैं, छोटा घर है, इस घर में 4 इंसान रहते हैं, बड़ा घर है। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं, इसका वॉल्यूम कम है, इसका वॉल्यूम ज्यादा है। तो वॉल्यूम बढ़ कब रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है जब तुम्हारा ये मास नंबर बढ़ रहा है। जितने घर में इंसान ज्यादा उतना वॉल्यूम ज्यादा, उतना बड़ा घर बनाना पड़ेगा तुम्हें। तो यहां से निकालेंगे फॉर्मूला। तो देखो वो कैसे आएगा, तो वो फॉर्मूला आएगा भाई तुम्हारा, हम कह देंगे कि जो वॉल्यूम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तुम्हारे मास नंबर के। वॉल्यूम है जो तुम्हारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास नंबर के। तो वॉल्यूम अगर हम न्यूक्लियाई को एक स्फीयर मान लें आर रेडियस का, तो उसका वॉल्यूम ऐसा लिखा जा सकता है 4/3πr³, क्योंकि स्फीयर का वॉल्यूम यही होता है। यहां से आर की वैल्यू निकालनी मेरे को, उस स्फीयर की रेडियस निकालनी, उस न्यूक्लियाई की रेडियस निकालनी मेरे को। तो कैसे आएगी भाई वो रेडियस, बाकी चीजें उधर भेज दो। तो r³ रख लिया, बाकी चीजें उधर भेज दी, तो 3 तो गया ऊपर, 4π गया नीचे, और a बचा हुआ है। अब इस क्यूब को भी उधर भेज देते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये 3/4 की होल पावर 1/3 और a की पावर भी 1/3। अब ये जो इतनी चीज है, ये प्रोपोर्शनैलिटी और ये सारा कांस्टेंट, ये जो सारी चीज है, ये हटके क्या बना देगा, एक कांस्टेंट बना देगा r0। ठीक है, इसकी कुछ वैल्यू आएगी, फिक्स वैल्यू आएगी। देखो पाई है, प्रोपोर्शनैलिटी है, सारा जो भी है वो एक फिक्स वैल्यू आएगी, उसको हमें कांस्टेंट नाम देंगे। और वो कांस्टेंट होता है r0 बराबर 1.2 इंटू 10⁻⁻15 मीटर, यानी 1.2 फर्मी। ठीक है, इतना होता है। तो ए है इसका मास नंबर और आर है इसका रेडियस, यानी मास नंबर से रेडियस निकाली जा सकती है। तो तुम्हें एक सवाल दे रहा हूं मैं कि 13 एल्यूमिनियम 27 की रेडियस पता करो, आर पता करो इसकी। तो तुम इसकी रेडियस पता कर सकते हो। आर कैसे आएगा, आर आएगा r0 इंटू ए की पावर 1/3। एक की है, आर की वैल्यू नहीं है, 1/3 ये जो पावर बस। तो ये क्या आ जाएगा, r0 ऐसे कैसा, ए की जगह कितना लिखूं, 27 है इसका ए, ऊपर लिखा रहता है ना, अरे ZXA लिखा रहता है ना ऐसे, तो ऊपर लिखा हुआ है ए। तो यहां लिख दूंगा 27, और 27 की क्यूब रूट, 3 का क्यूब होता है 27, 3 गुणा 3 9, और 9 गुणा 3 27। तो इसका आंसर क्या आएगा, 3 आएगा। तो 3 r0 आ गया। अब r0 की वैल्यू रख दो, r0 की वैल्यू कितनी थी, 1.2 फर्मी। तो r की वैल्यू कितनी आ गई, 3.6 फर्मी, या 3.6 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। आ गया ना। तो ये एल्यूमिनियम की तुमने निकाल ली, ऐसा बोर्ड में आया हुआ है सवाल। ठीक है, ये एग्जाम्पल करवाया मैंने।
अब तुम्हें एनसीईआरटी के सवाल खुद करना है। एनसीईआरटी का सॉल्यूशन मैंने आप लोगों को भेज रखे हैं कि तुम्हें क्या कहा गया है, ऑब्टेन द अप्रोक्सीमेटली द रेशियो ऑफ द न्यूक्लियर रेडियाई, रेडियस का रेशियो निकालना, किसका, गोल्ड का, इस गोल्ड का और सिल्वर का, ठीक है। यानी इसका मास नंबर 107 दे रखा है और इसका 197 दे रखा है। तो तुम्हारे पास मास नंबर है और मास नंबर से भाई तुम क्या निकाल सकते हो, इसकी रेडियस निकाल सकते हो। कैसे करोगे इसको, ऐसे लिख देना कि रेडियस ऑफ गोल्ड, पहले गोल्ड लिखा है, और रेडियस ऑफ सिल्वर किसके बराबर आएगा, वो आएगा R0, यहां लिखोगे मास नंबर ऑफ गोल्ड और यहां उसका मास नंबर ऑफ, तो मास नंबर ही लिख देता हूं सीधा गोल्ड का, कितना दे रखा है 197, तो 197 की पावर 1/3 और यहाँ R0 107, ये 107 इसका दे रखा है, इसकी पावर 1/3, यानी आंसर क्या आएगा 197 और 107 की होल पावर 1/3। अब ये तुम सोल्व कर लेना, ये तुम उसमें दे भी रखा है एग्जैक्ट कुछ कैसा आएगा 1.8 कुछ आता है, ये कटपिट के की पावर 1/3 आता है। अब ये क्यूब रूट करना नहीं आता मैं, तो ये तुम्हें देखो समझा रहा हूं ये कैसा हो रहा है क्यूब रूट। अगर 8 होता और उसका क्यूब रूट लेता तो आ जाता 2, क्योंकि 2 का क्यूब होता है 8, 2 गुना 2 गुना 2 8 होता है। तो 8 का क्यूब रूट आ रहा है 2 और 1 का क्यूब रूट आ रहा है 1, है ना, 8 का क्यूब रूट आ रहा है 2, तो तुम्हारा तो है 1.8, यानी इसके बीच की कोई वैल्यू है ना 1 ना 8, भाई ना 1 का होता तो 1 आ जाता, 8 का होता तो 2 आ जाता, पर 1.8 2 के करीब है ना, तो आंसर 1 पॉइंट कुछ आएगा तुम्हारा, तो 1 पॉइंट कुछ आंसर आएगा। देख लेना तुम इसको ऐसे कर सकते हो हिट एंड ट्रायल से कि 1.2 का क्यूब लो, तो 1.2 गुना 1.2 गुना 1.2 करके देखना, फिर 1.3 का करके देखना, तो 1.3 का जब करोगे वो कूद जाएगा, 2 से ऊपर वैल्यू चली जाएगी, और 2 से ऊपर हमें वैल्यू ले जानी नहीं, हमें तो 1.8 रखनी है, 1.8, तो ऑलमोस्ट जो वैल्यू आएगी इसकी भाई, ऑलमोस्ट जो वैल्यू आएगी वो 1.2 आएगी। वैसे तो 1.22 या 1.23 कुछ ऐसी आती है, पर तुम देख लेना 1.2 पे भी छोड़ दोगे तो आंसर सही मानना जाएगा, हो जाएगा, ठीक है भाई। इसके बाद जो हम पढ़ेंगे डेंसिटी वेंसिटी का कल खेल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही।